welcome you all to this planning 2027 session and I hope like मतलब अब सबने जिसने भी पेपर लिखा हुआ है या फिर जो पेपर लिखेगा वो 2026 के शॉक से बाहर आ चुका है। मतलब बात क्या है कि सिंस पेपर वाज सीसैट भी शॉक था, जीएस भी शॉक था, क्वेश्चंस भी रैंडम थे, प्रोविजनल की का पहला साल था, फिर रिप्रेजेंटेशन के प्रेशर ग्रुप्स बने थे, मतलब बहुत सारा देयर वाज अ केओस एवरीवेयर। एंड फिर जब जस्ट रिजल्ट आया तब आई फील कि टेलीग्राम इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म की जहां पे मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर एक्चुअली लाइक प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम वहां पे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। रेडिट इज अनदर प्लेटफॉर्म की जो अब इमर्ज हो चुका है, बट टेलीग्राम भी बंद था। तो फिर अब मतलब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था, लाइक अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स, क्लोज टू मोर देन 50 कैंडिडेट्स रीच बैक टू अस के सर पेपर हुआ है, अब क्या करें, अब क्या करें। पर जब रिजल्ट आया एंड रिजल्ट पे बहुत लोगों का नहीं हुआ, अब वो वॉट एवर मे बी द रीजन, मतलब बहुत रैंडम लोग भी थे कि भाई मतलब सीसैट में 67.5 बन रहा है पर तब भी लिस्ट में नाम नहीं है, जबकि जीएस में 90 बन रहा था, 65.4 पे नहीं बना। मतलब एंड एक कैंडिडेट जो हमारा मतलब अभी एनएमएस का स्टूडेंट है उसका 72 बन रहा था, उसका हुआ। एंड देन देयर इज अनदर कैंडिडेट की जिसका 72 बन रहा था उसका नहीं बना। तो मतलब बहुत सारे शॉक्स पे बहुत सारी चीजें थी, पर आई गेस अब वो चीज सबड्यू हो चुकी है। अब यू मे हैव डिसाइडेड कि तुम्हें अगला अटेम्प्ट लिखना है या फिर अब तुम्हें वेट करना है, या फिर अब तुम्हें दूसरी जॉब ढूंढनी है, मतलब जो भी करना है। मतलब कोई बीपीएससी लिखेगा, कोई रास लिखेगा, कोई यूपीपीसीएस लिखेगा जिसका आज ही नोटिफिकेशन आया है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें रहेंगी, पर ये सब करने के बाद में आई थिंक अगर आप लोग यहाँ पे है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दिमाग में आपके चल रहा है कि मेरे को 2027 लिखना है। तो अगर कहीं भी दिमाग में बैक ऑफ द माइंड है ना, तो फिर लाइक दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट टू एक्चुअली गेट योर रैंक। अब तुम किसी भी पोजीशन में हो, मतलब बात क्या है कि जैसा 2026 का पेपर था वैसे बहुत सारे लोगों की प्रिपरेशन में और स्ट्रेटेजी में फॉल्ट लाइंस निकल गई। आई थिंक देयर इज एक टेलीग्राम पे एक मीम भी बहुत चला था एंड यूट्यूब पे एक फेमस चैनल है उसने भी कहा था कि जैसे एक लाइन दिखाता है वो, फिर 25 मई को दिखाता है, उससे पहले दिखाते हैं कि यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल, फिर 25 वाले ही दिन बोलता है कि भाई यूपीएससी में यू जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है। फिर अगेन 27 से अगेन भाई 24 क्वेश्चन मेरे कोर्स से थे, 25 क्वेश्चन मेरे कोर्स से थे, 40 क्वेश्चन मेरे कोर्स से थे, वो चलता ही रहेगा। बात क्या है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सबसे पहली बात तो ये रहती कि मुझे ये पता चल गया कि भाई पैटर्न में शिफ्ट है, ऑफ कोर्स, पर क्या मैं स्ट्रैटेजी में शिफ्ट होना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल्स जो है कि आपका एक चीज पे कमांड होना चाहिए, आपको माइंडसेट स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहिए, आपकी नर्व मैनेजमेंट पे आपका फोकस होना चाहिए। हाउ आर यू अ थिंकिंग पर्सन और अ रोट लर्निंग पर्सन, वो एक्सपोज हो ही जा रहा है। सिमिलर इज द केस विद लाइक मेंस में भी आल्सो सेम चीज एक्सपोज होगी। तुम देख लेना कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि केवल कंटेंट से, केवल रोट लर्निंग से, केवल मोर मसाला से आप पेपर निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि सबके पास में वही वही मसाला है, सबके पास में। एंड आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मतलब इंट्यूशन कि इस बार ऐसा कुछ तो वो करेगा जो उसने प्रीलिम्स में किया है ना, कि दे विल मेक अ पेपर इन सच अ वे जिसमें दे विल फोर्स द पीपल टू थिंक ऑन द स्पॉट। जो उसने बोला है ना कि रेडीमेड रोट लर्निंग वाले आंसर्स वाले लोग नहीं चाहिए, जो आंसर रट के आए हैं। मतलब लेट्स से तुम्हारा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द सेंटर स्टेट रिलेशंस बिटवीन फेडरल रिलेशंस हमारे क्या है, तुम उसका आंसर रट के गए हो। व्हाट इज द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, तुम रट के गए हो। तो रटी रटाई चीजों के वो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, वो क्वेश्चन ही उस हिसाब से पूछेगा। यू विल हैव टू थिंक और यू हैव टू इंटरलिंक द थिंग्स। ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है इस बारे में। देयर मे बी अ चांस कि भाई हम लोग पैटर्न में भी शिफ्ट देखें, क्योंकि हाँ मैंने जो फॉरेस्ट का मेंस लिखा था मैंने इससे कहा भी था अंदर मन से कि भाई पेपर पैटर्न में शिफ्ट है। क्योंकि अब मैं मतलब आई एम अ वेटरन गाइड, मैंने 6 अटेम्प्ट लिख दिए यार, और मैं मतलब काफी टाइम से देख भी रहा हूँ, और मतलब आई एम अ थिंकिंग पर्सन, नमन भी थिंकिंग पर्सन है, हम दोनों को पता है कि भाई पेपर कैसे आता है, कहाँ से होता है। तभी तो शायद आप लोगों ने हमारे गॉसियन कर्व वाला एनालिसिस, इक्वी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन, ये सब वाली वीडियो देखे होने चाहिए। नहीं देखे तो प्लीज जाके वो देख लेना। तुमने तैयारी करी हो नहीं करी हो उससे मतलब नहीं है, पर वो अगर तुम्हें मतलब जैसे मैं अगेन वही बता रहा हूँ कि अगर तुमको पबजी खेलना है पर तुम्हें पता ही नहीं कि 1 पॉइंट किससे मिलता है, 2 पॉइंट किससे मिलता है, 5 पॉइंट किससे मिलता है, तो फिर तुम गेम कितना भी अच्छे गेमर हो तुम नहीं जीत पाओगे। गेम के रूल तो समझो, गेम किस तरीके से खेला जाता है, गेम किस तरीके से मतलब उसके रूल्स क्या है, वो जब तक पता नहीं रहेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। तीसरा बात यह है कि
थिंकिंग पर्सन का गेम है, तो फिर आई थिंक दिस इज प्रोबेबली द टाइम कि जहां पे अगर आप जैसे इफ लेट से आपने 2-3 अटेम्प्ट लिखे हैं, एक अटेम्प्ट आपका सीरियस नहीं था, आगे के 2-3 मतलब आगे का आपका अटेम्प्ट जो है वो सीरियस होने वाला है, तो उस केस में आप जो चीज गलत कर रहे थे, क्या गलत कर रहे थे, वो सबसे पहले तो सोचो कि वेदर व्हाई आई डिडंट क्लियर 2026 प्रीलिम्स। ये सवाल तुमको खुद को पूछना पड़ेगा। एग्जाम के जस्ट बाद में पूछना ये थोड़ा सा गलत रहता है, क्योंकि बात क्या है कि तब यूफोरिया रहता है, तब केओस रहता है, तब समझ में आता है, और तब ऐसा लगता है कि इको चैम्बर्स में भी रहते हैं बहुत सारे लोग कि अरे भाई पेपर तो मुश्किल था, पेपर तो मुश्किल था, पेपर ही बकवास था, कैंसिल होगा, प्रोटेस्ट होंगे, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं हो पाती, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं हो पाती। इमोशनल एनालिसिस कर रहा होता है उस टाइम पे आदमी। रिजल्ट के बाद में आप इतने ऑफ कोर्स यार आपने एन नंबर ऑफ आवर्स डाले रहते हैं, आपने बहुत सारा दुख रहता है मन में कि यार नहीं नहीं था, मतलब आई नो व्हाट इट टेक्स, मतलब कि जब आपका आप रोल नंबर एंटर करते हो फिर 0 रिजल्ट फाउंड आता है, मेरे को पता है कि वो दुख होता है वो। तो अब बात क्या है कि अब वो दुख सबड्यू हो चुका है, एंड आई गेस हो जाना चाहिए। नहीं भी हुआ है तो फिर उस घाव के साथ में आप देखो कि आप 2027 के लिए कैसे प्रिपेयर करोगे। उस चीज के लिए प्लानिंग करते टाइम हम लोगों ने मतलब जैसे पहले भी जो सेशन रिकॉर्ड नहीं किया था उसमें भी यही चीज बताई थी कि 4 टाइप की फेजेस रहते हैं कि जिसमें आपको ये पूरा प्रेप करना पड़ता है। वो पूरा प्रेप 4 फेजेस में करोगे तभी आपका अगले साल एग्जैक्टली मतलब अगर आप 4 फेज में करोगे तभी आपका 2027 में निकलने का चांस बन सकता है, अगर आपका 2026 नहीं निकला है तो, वरना साइकिल रिपीट होती है। बात क्या है कि यूपीएससी एक ऐसी चीज है, जो भी आपके साइकिल आप करते हो वो साइकिल आप रिपीट करते करते हो। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, जिनका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा बहुत ज्यादा चांस है कि उनका अगले साल भी प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। जिनका अभी मेंस नहीं निकलेगा उनका बहुत ज्यादा चांस है कि अगले साल भी उनका मेंस नहीं निकलेगा। जो अभी इंटरव्यू में फेल कर रहे हैं बहुत ज्यादा चांस है कि वो अगले साल भी इंटरव्यू में फेल करेंगे, अनलेस एंड अनटिल वो कुछ रैपिड चेंज लाए, कुछ मतलब लैंडस्लाइड शिफ्ट लाए उनके स्ट्रैटेजी में, कोई थिंकिंग चेंज लाए, कोई ऑब्जेक्टिव चेंज लाए कि जिस तरीके से वो एग्जाम को अप्रोच कर रहा है। There is this friend of mine, she got rank like IS वाला rank in 2019। तो उस साल मैं भी मेंस लिख रहा था, आई कुडंट क्लियर मेंस दैट ईयर। तो उसका भी बिल्कुल पहला पहला ही मेंस था, मेरे भी पहला पहला ही मेंस था। तो जब हम लोग तैयारी कर रहे थे ना, तो उसका आंसर और मेरे आंसर में बहुत फर्क नहीं था, एंड इवन लाइक एट सम पॉइंट शी वाज आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर माय आंसर्स कि भाई ये तो बंदा अच्छा कर ही रहा है। मतलब आई वाज एक्चुअली पहले से ही मैं जीएस में अच्छा ही करता था, 400 ला ही रहा था मैं। पर मुझे ये चीज समझ में आई कि ऑप्शनल में मैं तभी मतलब हमेशा मैं स्ट्रगल कर रहा था। कभी पेपर 1 बहुत अच्छा किया तो कभी पेपर 2 खराब किया, कभी पेपर 2 बहुत अच्छा किया तो कभी पेपर 1 खराब किया। तो मैंने उससे पहली बारी में पूछ लिया, पहली बारी में शी गॉट लाइक जो सेंट्रल ग्रुप ए सर्विसेज रहती है वो मिली, फिर 21 में वापस से लिखा और फिर वो आईएएस बन गई। तो मैंने उससे पूछा कि भाई मतलब ऐसा क्या है, क्या मतलब ऐसा कि कम पढ़ के भी कम करके भी यू आर एबल टू क्लियर इट, और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी उतनी नहीं थी, क्योंकि भाई मेरे को पता है आई हैव तुम मेरे को मतलब एरोगेंस कह लो या फिर प्राइड कह लो या फिर जो भी कह लो, बट आई नो कि मुझे सिलेबस का, मुझे पीवाईक्यूज का, मुझे एग्जाम का डिसेंट इनफ अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर आई कैन गेज कि भाई चल क्या रहा है। तो उसने कहा कि यार देखो बात क्या है ना कि एग्जाम जो पूरा है ना ये एक पजल की तरह है, एवरी स्टेज ऑफ एग्जाम इज अ पजल। एक कुछ सर्टन ब्लॉक्स जो है ना वो आपको फिट करने पड़ते तभी वो आपका प्रीलिम्स निकलता है। सर्टन ब्लॉक्स फिट करने पड़े तभी आपका मेंस निकलता है, सर्टन ब्लॉक्स फिट करने पड़े तभी आप इंटरव्यू में एक मतलब 65 66 70% ज्यादा आप मार्क्स ला पाते हो। हर लेवल पे यही है। बात क्या है कि सिंस बहुत सारे लोग पहली बारी में प्रीलिम्स इसलिए नहीं निकाल पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वो पजल कैसे सॉल्व होती है, कैसे तरीका है उसका। अब जरूर नहीं कि हर पजल उसी तरीके से सॉल्व होगा, जरूरी नहीं है कि मतलब जैसे क्रिकेट की एनालॉजी समझाऊं तो जरूरी नहीं है कि पर्थ पे आप मतलब बिल्कुल बैकफुट पे रह के ही आप खेलोगे। अगर आपके पास में आप अनकन्वेंशनल हो, यू हैव दैट गट्स, यू हैव दैट स्किल, यू हैव दैट लाइक नैक, तो फिर आप हर बार अपर कट मारोगे लाइक द सचिन तेंदुलकर डिड इन 2024 और 2004। तो वो थिंकिंग पर्सनैलिटी, वो थिंकिंग अप्रोच तभी बन पाएगा कि आपने खुद से ये एग्जाम आइडेंटिफाई करके खुद के लिए पर्सनलाइज्ड वे में आप कैसे उस पजल के साथ आइडेंटिफाई कर पाते हो, वो आप अराइव करते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर चीज इनोवेट करनी है,
हर चीज इनोवेट करने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि हर चीज आप इनोवेट कर भी नहीं सकते। सर्टन प्रिंसिपल्स है क्या कि भाई, सर्टन प्रिंसिपल्स क्या है कि भाई 4 फेजेस है, आपको पीवाईक्यू सेंट्रिक अप्रोच रखना चाहिए, आपको एक एक टाइम पे आपको सिलेबस पीवाईक्यू उनको इंटरलिंकेजेस करके आपको पेपर के परे चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, पर्सपेक्टिव बनाने हैं। चौथा ये कि आपको एक सर्टन बेसिक कंटेंट पे आपकी कमांड होनी चाहिए। जैसे अब स्केलेटन की में नमन मॉडर्न एंड एएमएसी करवा रहा है, अब वो ऐसे करवा रहा है कि भाई मुझे पता है कि उसने पढ़ा नहीं है अभी, ये मेरे को 100% पता है, और उसने 3 साल से नहीं पढ़ा, पर उसने एक ही बारे में इतने अच्छे से पढ़ा है, भाई उसकी कमांड है उस पर। तो तुम अभी भी उसको लिखवा लो कि भाई डलहौजी ने नींव रखी उसकी कंसोलिडेशन की, और फिर किसी ने उसको, लिटन ने उसको वो कर दिया, तो आंसर लिख लेगा वो, क्योंकि भाई उसने वो टॉपिक, वो चीजें, वो कंटेंट उसने एक बार इतना प्रिपेयर कर लिया, क्योंकि उसने थिंक किया हुआ है, उसने खुद को टाइम देके पर्सपेक्टिव्स बनाए हैं कि जिसके तरीके से वो एग्जाम की, जो मैं पजल बता रहा था ना, पजल सॉल्व करने का ट्राई किया। मेरे को पता है कि उसने जब भी मेंस लिखा है उसने इंटरव्यू दिया है, मेरे को पता है ना, ये मैंने देखा है ना। क्यों? क्योंकि उसके पास में वो पजल सॉल्व करने का एक्सपीरियंस है ही। सेम गोज विद, तुम मेरे से फॉरेस्ट कभी भी लिखवा लो, कभी भी लिखवा लो, हमेशा ही आई स्कोर्ड लाइक अमॉन्ग टॉप 20 मार्क्स में। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को पता चल गया वो क्या है। सेम गोज विद जीएस में, तुम मेरे से कभी भी लिखवा लो, मैं 400 410 ले ही आऊंगा। 4 बार लिखा मैंने, चारों बार मेरे 400 410 नंबर थे, क्योंकि वो जो पजल था ना, वो पजल मेरा सॉल्व हो गया था। अब वो तुम्हें ये डिसाइड करना है कैसे सॉल्व करते हैं। चौथी चीज, पांचवी चीज ये है कि बहुत सारे लोग, आई गेस स्केलेटन की प्रीलिम्स के भी सब्सक्राइबर्स थे, एंड मतलब किन्हीं का सीसेट नहीं निकला, किन्हीं का नर्व मैनेजमेंट नहीं हो पाई कोई प्रेशर में, जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल पाया, तो उनके लिए एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि तुम्हारा भले ही प्रीलिम्स निकला हो ना, या ना नहीं निकला हो, पर एक चीज तो तुमको पता चल गई कि वो पजल सॉल्व कैसे होता है, वो प्रीलिम्स निकलता कैसे, ये तो पता चल गया ना। बात क्या है कि देखो, इतना गलत मिस इन्फॉर्मेशन है, तुम अगर किसी से मिलोगे तो वो बोलेगा कि भाई तुम एक काम करो, 120 टेस्ट लगा लो, तुम्हारा प्रीलिम्स निकल जाएगा। आई हैव सीन पीपल लूज 2 years ऑफ देयर लाइफ जस्ट बिकॉज कि भाई उन्होंने 3 टेस्ट सीरीज लगाई, 40-40 टेस्ट की, और मतलब दे वर रियली हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स, पर नहीं निकला। अरे भाई तुम केवल सवाल लगा, केवल टेस्ट सीरीज निकाल करके 10-12 हजार क्वेश्चन करके प्रीलिम्स निकलता, तो फिर सबका निकल गया रहता। और बात है कि सेम गोज विद मेंस की आंसर राइटिंग, अगर खाली आंसर लिखने से निकलता तो निकल जाता। अगर आपका कंटेंट बन रहा है तो फिर नहीं बनेगा। उसका बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि अगर आप आज एक टाइप का आंसर लिख रहे हो, आप कल भी उसी टाइप का आंसर लिखोगे, आप परसों भी उसी टाइप का आंसर लिखोगे। एक टाइम बाद ऐसा रहेगा कि आप चाहोगे भी ना तब कि मेरे को आंसर चेंज करना है, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप इतने मैकेनिकल बन चुके हो कि अब आप में जो, जैसे मार्क्स कहता है कि भाई एलियनेशन ऑफ कैंडिडेट्स है वो, कि भाई तुम एलियनेट हो चुके हो, तुमको, तुम इतने मैकेनिकल बन गए। बहुत सारे लोग ऐसे, लाइक अभी जो भी कंटेंट फ्रेंजी चल रहा है, अभी जो भी ये चल रहा है, हम लोग देखो, आई थिंक एनएफयू इज द, मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि एनएफयू इज द ओनली इंस्टीट्यूशन कि जहां पे लोग ना, हम लोग कंटेंट से कड़वी बातें बोलते हैं यार, हम लोग मतलब एक्चुअल में रैंक लाने की बातें करते हैं। हम जो लोग कर रहे हैं, हम लोग जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, विजडम बता रहे हैं, कैसे करना है ये बता रहे हैं, स्किल सेट दे रहे हैं, केवल हम लोग करते हैं। तुम बाकी किसी के पास में, जो लोग सब कंटेंट दे रहे हैं तुमको, प्रॉमिस करते हो, तुम उनसे बोलोगे मार्केट दिखाए, 370 भी नहीं थे उनके, तुम्हारे क्यों नहीं आए भाई? 450 तुम्हारे कभी 120 एथिक्स में आए ही नहीं, तुम 140 लाने की गारंटी कैसे कर सकते हो? मतलब दिस इज आयरनी भी है, और मतलब एक मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा इंटीग्रिटी और कंसाइंस भी तो होना चाहिए तुम्हारे में, कि भाई तुम केवल पेपर में भी तो लिखने के लिए नहीं है ये चीज। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है कि कंटेंट, यार कंटेंट तुम चैट जीपीटी पे लिखोगे, कितना टाइम लगता है चैट जीपीटी पे लिख के कंटेंट बनाने का? तुम क्वेश्चन डालो, मैक्सिमम 2 मिनट लगते हैं, वो तुमको आंसर बना के दे देता है। उसको तुम 5 मिनट और लगोगे, तुम्हारा आंसर बन के आ जाएगा। कितना मैं लेट्स से मैं स्केलेटन की दे रहा हूँ, मेरे को उसके नोट्स बनाने हैं, तो कितना टाइम लगेगा? 2-3 घंटे से ऊपर नहीं लगेंगे मुझे। मेरे को एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं, मेरे को सब पीवाईक्यू रटे हुए हैं, मुझे ये भी पता है कौन से क्वेश्चनों के नोट्स बनाने हैं, कौन से के नहीं। मैं तब भी बना के नहीं दे रहा, मतलब इस लेवल पे डीट हूँ इस चीज पे कि नहीं देना भाई वो मेरे को। अगर मैंने वो दे दिया तो जो मेरा जेन्युइन पर्पस है वो पर्पस ही फुलफिल नहीं होगा। कंटेंट तो मार्केट में फ्री में अवेलेबल है, तुमको चाहिए तो यार टेलीग्राम ग्रुप पे फ्री में कंटेंट मिलता है, ठीक है। टेलीग्राम छोड़ो, तुम गूगल करोगे तुमको तो चैट जीपीटी पे मिलता है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन किसी दोस्त ने ले रखा, उसका लो, कंटेंट तुमको मिल जाएगा।
लेकिन दिक्कत क्या है कि कंटेंट तो तुम्हारे पास है, तुमको ये पता है कि लेट्स से मैं तुमको बोल रहा हूँ, अभी फ्रीबीज वाला क्वेश्चन निखिल डिस्कस कर रहा था ग्रुप पे, तो अब उसमें था कि वेलफेयर से एम्पावरमेंट पे शिफ्ट हो रहा है, उसमें डिस्कस है, अब तुमको नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी लिखना है। अब तुमने लेट्स से मैं भी ऑब्जर्व कर रहा था कि जो तमिलनाडु का जो विजय है, ठीक है, थलापट्टी विजय, अब वो बहुत फ्रीबीज बांट रहा है, वो गोल्ड रिंग देने की बात कर रहा है अगर तुम हॉस्पिटल में पैदा हो जाओगे तो। और पंजाब में मैं अभी देख रहा था वो 1500 सबको दे रहे हैं, 3-3 हजार रुपए बांट रहे हैं, ठीक है। अब पंजाब की खुद की डेट टू जीडीपी रेशो 50 से 60% है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 50% तो पक्का है, ठीक है। और वो 3,000 पे या इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्री दे रहे हैं, 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, तो क्या बनता है वो, समझ लो। वो अब ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है उस क्वेश्चन में एज अ नेगेटिव एग्जांपल यूज होगा कि नहीं एम्पावरमेंट बेस्ड नहीं है, आज भी कुछ सरकारें ऐसी हैं जो आज भी डोल्स बेस्ड पे चल रही है, वेलफेयर छोड़ो, वो तो डोल बेस्ड चल रही है, समझ लो। अब ये एग्जांपल किसी को नहीं पता है यूज कैसे करना है। न्यूज में तुम लोग देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन मैं जब उस चीज को देख रहा था, आई हैड अ कॉन्शियस एफर्ट कि ये चीज जो न्यूज में चल रही है, अगर गलती से कल को क्वेश्चन आ गया तो इसको कहाँ यूज करना है ना। उसी तरह 370 की मान लो तुम्हारी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो अगर गलती से आ गए तो मैं अर्बनाइजेशन के अंदर उसका एग्जांपल डालूंगा 370। अब तुम सोचोगे अर्बनाइजेशन कैसे लिंक हो रहा है, वो तुम जाके इंसिडेंट देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा अर्बनाइजेशन से कैसे लिंक्ड है वो। मेरी बात समझ रहे हो कि दिक्कत क्या है, कंटेंट सबके पास है, पहली और बात तो सेकंड मतलब अब तुमने ग्रुप में मतलब जो हमारा मेंस वाला ग्रुप है वहां पे लोग डिस्कस कर रहे थे, एक भी आंसर ऐसा नहीं था कि जिसमें दोनों पर्सपेक्टिव डिस्कस कर रहे थे। तो दोनों तुमने डिमांड ही मीट नहीं करी यार, तुम्हारे 3 नंबर तो उसने वहीं पे काट लिया, अब 7 में से तुम्हारे नंबर चढ़ेंगे 4 चढ़ेंगे फिर। और वही मैंने देखा कि भाई ये तो दोनों डिमांड है, 3 नंबर तो 3 में से अब बाकियों से 1.5 नंबर तो मेरे को अब ज्यादा ही दे रहा है वो, एटलीस्ट 1.5 नंबर, बाकी फिर कंटेंट तो मैं लिख ही रहा हूं। तो आई होप लाइक दिस थिंकिंग पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट क्यों इतना जरूरी है, क्योंकि ये कोई नहीं मतलब आई गेस अगर जब मॉडल आंसर्स भी आएंगे ना तब भी ये पर्सपेक्टिव नहीं लिखा हुआ रहेगा वहां पे, क्योंकि अगर हम लोग होगा भी देख ना, चुके हैं, हम लोगों ने होगा भी तो 2025 वाले मॉडल आंसर्स भी देखे, 2024 वाले भी देखे, सब मॉडल आंसर्स देखे, नहीं पता लोगों को ये। अगर होगा भी ना तो कोई बताता नहीं है ये बात, तुम कहीं पे भी जाके देख लेना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तुम्हें कोई नहीं बताने वाला ये चीज। जो जेन्युइनली डिस्कशन होता है ना क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन क्या लिखना है, क्वेश्चन क्या मांग रहा है, उसको क्या लिखना चाहिए, ऐसा हो सकता है कि इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन की डिफरेंस, जैसे निखिल की इंटरप्रिटेशन थी कि उसमें नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी लिखना चाहिए, ऐसा हो सकता है इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो जाए, ठीक है। लेकिन जो तुम पढ़ रहे हो, दिक्कत क्या होती है, लोगों को लगता है मैंने जो कंटेंट पढ़ा वो तो यूज ही नहीं हो रहा। सबसे बड़ी दिक्कत एथिक्स में लगती है लोगों को ये, ठीक है, कि मैंने जो भी माल मसाला पढ़ा है वो तो यूज ही नहीं हो रहा क्वेश्चन में। तो अभी आज ही सुबह मैंने गालियां दी किसी को, अपना स्टूडेंट है, ठीक है, मैं क्या अब तेरे को यही बदतमीजी करनी है, बेवकूफी हरकतें करनी है तो फिर कर ले, कितनी भी कर ले, तो बोल दे चीजें वही यूज होंगी, थोड़ा ढंग से। अब उसको ढंग से बैठना नहीं है, रेस्टलेस हो रहा है वो कि मेरे को इसी साल मेंस लिखना है, कैसे होगा, बाकी लोग लिख रहे हैं मैं नहीं लिख रहा। मैं क्या भाई ठंडे दिमाग से सोचेगा, जो तूने पढ़ा है यूज तो वही होगा, है ना। अब तू सोच रहा है कि कोई नया कंटेंट पढ़ लेता हूं मैं इन क्वेश्चनों को आंसर करने के लिए, नया कंटेंट पढ़ेगा तब भी तुझे ये लगेगा कि अब मेरे को नया कंटेंट चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहे। नए कंटेंट कब तक ढूंढोगे, कोई लिमिट ही नहीं है उसकी ढूंढने की, नए कंटेंट की। यार इसका जैसे मतलब अभी जब मैं थोड़ा बहुत ऐसे का फ्री वाला डिस्कस करूंगा तो फिर मैं बताऊंगा कि जो अगर कोई इंग्लिश लिटरेचर पढ़ता है तो फिर देयर इज अ ग्रेट डिबेट बिटवीन मतलब ऑरवेलियन डिस्टोपिया क्या रहता है और हक्सलियन डिस्टोपिया क्या रहता है। तो गिव यू कंटेक्स्ट की ऑरवेल मतलब 1984 वाला ऑरवेल भाई, मतलब नॉट ऑल क्या जो भी मेन आर क्रिएटेड इक्वल जो भी वो है वो उसका 1984 वाला, तो एनिमल फार्म वाला। तो ऑर्वेलियन डिस्टोपिया में व्हाट दे सीक टू डू, स्टेट मैनेजेस टू क्रिएट कंट्रोल, या फिर जो भी कंट्रोल रहता है वो इंफॉर्मेशन को लिमिट करके बनाते हैं वो लोग, कि भाई आप तक सेंसरशिप ही इतनी हाई है कि आपको पता ही नहीं क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि आप तक इंफॉर्मेशन आ ही नहीं रही है। तो दिस वाज द केस इन यूपीएससी बिफोर 2024, 2014 या फिर 2016, कुछ हद तक 20 कोविड से पहले भी कुछ हद तक था कि कुछ चीजें ऑफलाइन ही मटेरियल अवेलेबल था। बट आफ्टर कोविड चीजें इतनी डेमोक्रेटाइज हो चुकी है, सब चीजें इतनी ऑनलाइन है, और विद द एडवांसमेंट ऑफ मतलब जो भी जनरेटिव एआई है, चैट जीपीटी है, आपको कंटेंट की कोई 1% भी कमी नहीं है कि आपको कोई कंटेंट बनाना है। मतलब 1% क्या भाई, मतलब ऑडियो के भाव भी कंटेंट नहीं है। तुम अगर टेलीग्राम पे एक टॉपिक की मैं तुमको 100 नोट्स दूंगा, 100, कि भाई तुमको रीजनलिज्म में पढ़ना है ना, मैं तुमको 1000 पेज का नोट्स दूंगा कि भाई कर लो अब तुम्हें जो भी करना है। तो दूसरा एक पर्सपेक्टिव रहता है उसमें कि हक्सलियन डिस्टोपिया, वो ये कहता है कि इतना इंफॉर्मेशन के साथ में फ्लड करो, इतना कंटेंट के साथ में फ्लड करो कि सामने वाला कॉन्शियसनेस ही ना दिखा पाए, सामने वाला का जो एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन है वही खत्म हो जाए, तो फिर सच और झूठ के बीच का फर्क ही नहीं पता चले। अभी कंटेंट का फ्लड ऐसा ही है
कि भाई समंदर का पानी है वो, तुम कितने भी उसके पास जाओ तुम प्यासे ही रहोगे, अनलेस एंड तुमको पता है कि समंदर के पानी को फ्रेश वाटर में कैसे कन्वर्ट करना है। कंटेंट कब यूज होगा, कंटेंट कब होगा कि आपके पास अब भाई तुम 420 लेके आए, तुम्हारे 440 है अभी, तब फिर तुम बोलो कि भाई मेरे को अच्छा, अब मेरे को वैल्यू एडिशन करना है, अब मेरे को ये चीजें डालनी है। अब तुम्हारा भाई तुम्हें डिमांड ही समझ में नहीं आ रही, तुमको वेलफेयर ओरिएंटेशन और कैपेसिटी ओरिएंटेशन के बीच का फर्क ही नहीं पता। अब सेम सेम ये मैं जेकेपीसीएस का जीएस 2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहा हूं, सेम सेम पर्सपेक्टिव से सेम ओरिएंटेशन पे यूपीएससी के 2 पीवाईक्यू आए हैं, मैं अभी वहां पे डालने भी वाला था ग्रुप में, कि एक न्यू लिबरल पैराडाइम में कैसे ओरिएंटेशन शिफ्ट है वेलफेयर स्कीम्स का, शायद 2021 में या फिर 22 में पूछ चुकी है। Similar is the case with I think evolution of orientation schemes और सर्विस डिलीवरी अप्रोच ऐसे कुछ एक 2019-20 में भी आ चुका है वो। तो अगर तुमको पीवाई क्यों है तुम इतने अच्छे से कर लो, अब भाई मेरे को तो तुम रट लो, मैंने रट लिया, अब रट लेना तो बहुत खैर छोटी चीज है, मैंने गोल के इंटरनलाइज किया, मैंने मेरे को देखते ही पता चलता है। ये स्क्रीन दिख रही है, देखो मैं दिखाता हूँ अभी, ये चेयरमैन सर का कोई इंटरव्यू लिया था उन्होंने अभी लेटेस्ट में ही, ठीक है, तो उसका एक शब्द है, तो इसमें देखो अगर तुम केयरफुली देखो ना, तो इसमें क्या है कि एआई, रिपोर्टर ने क्वेश्चन पूछा, एआई इज चेंजिंग द वेरी नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन, हाउ डू यू सी दिस शिफ्ट, ठीक है, ये प्रीलिम्स होने से पहले का इंटरव्यू है उनका। द ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ testing focuses heavily on memorization and is becoming less effective with AI tools capable of generating structured responses instantly. Such formats lose their relevance. मतलब वो बोल रहे हैं कि AI आज के टाइम में ऐसी चीजें खुद बना के दे रहा है जिस चीजों की हमें जरूरत ही नहीं है कि ह्यूमंस बना के दे हमें, जो जिस कामों के लिए हम ह्यूमंस को हायर करते थे वो AI आज करके दे रहा है, ठीक है। The future of the examination, अब वो बोल रहा है future of the examination will emphasize the skills that AI cannot replicate. अब वो इस चीज पे फोकस है कि जो काम एआई नहीं कर सकता मेरे को वो वाले काम करवाने हैं, ठीक है। क्रिटिकल रेप्लिकेट एग्जांपल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इंटरप्रिटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, तो ये 4 चीजें उसको चाहिए। दीज आर द स्किल्स दे आर सीकिंग इन यू व्हिच एआई कैन नॉट रेप्लिकेट। क्वेश्चंस विल हैव टू बी डिजाइंड इन अ वे दैट रिक्वायर्स ओरिजिनल थॉट रेदर देन रिप्रोडक्शन ऑफ, देखो ये चीज पढ़ के मेरे को समझ आ गया था कि इस बार कुछ ना कुछ झोल होने वाला है, कि वो बोल रहा है कि मेरे को ऐसे क्वेश्चंस बनाने ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन डिजाइन ही नहीं करने जिसमें रिप्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड आंसर करना है। अब तुम रट के घूम रहे हो कि मान लो व्हाट आर द मतलब व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ओशन करंट ऑन नेविगेशन, वेदर एंड जो भी फ्लड्स एंड ऑल, ठीक है, या फिर डेजर्ट्स, तुम रट के घूम रहे हो उसका आंसर, वो नहीं चाह रहा, वो तुमसे मांगेगा ही नहीं, वो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं तुमसे, वो जो तुम रट के घूम रहे हो, है ना। 15 फाइनेंस कमीशन 16 फाइनेंस कमीशन के बीच में डिफरेंसेस क्या है, दोनों के बीच में फैक्टर टर्म्स और डिफरेंसेस के बीच में डिफरेंस क्या थे, वो नहीं पूछेगा तुमसे, क्योंकि तुम रट के घूम रहे हो उसका आंसर। वो क्या पूछेगा, द क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स अ वे ओरिजिनल थॉट, मतलब तुम ऑन द स्पॉट कुछ नया सोच सको। जैसे मेरा एक मजाक में मेरा ही स्टूडेंट है, दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, ठीक है, तो उसने बोला कि भैया मेरे को लग रहा है इस बार वो ऐसा कुछ बोलेंगे कि जैसे केस स्टडी आती है ना GS4 में कि ईरान इजराइल में वॉर चल रहा है, नाउ डिजाइन अ पॉलिसी, यू आर अ डिप्लोमेट ऑफ इंडिया, हाउ विल यू प्रेजेंट, हाउ विल यू बैलेंस योर ये नेशनल इंटरेस्ट इन दिस टसल, ठीक है, हाउ विल यू सपोज यू आर अ नेगोशिएटर, हाउ विल यू ट्राई टू नेगोशिएट द टसल सो दैट योर नेशनल इंटरेस्ट इज नॉट हार्म्ड। अब देखो इस क्वेश्चन में तुमको ऑन द स्पॉट सोचना पड़ेगा, ये इंटरव्यू टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं वो, तो समझ रहे हो। अब देखो फिर इट इज नॉट just a technological shift but a pedagogical shift. It requires rethinking how we teach and how we assess learning outcomes. उसने फंडामेंटली चेयरमैन ने हिंट दे दिया है कि वो क्या चाह रहा है, और बिलीव मी ऐसा नहीं है कि उसने पहली बार हिंट दिया है। जब मैं तैयारी करता था अपने टाइम पे, मैं पूरी की पूरी इसी पर्सपेक्टिव से ही तैयारी करता था। आई नेवर, मतलब मैं कोचिंग का मटेरियल ऐसा नहीं है मैंने यूज नहीं किया, मैंने यूज किया बट एट द सेकंड इंस्टेंस, जब मैं खुद सोच चुका था, सारी चीजें खुद कर चुका था, उसके बाद मैं उसको देखता था कि अच्छा कुछ एक्स्ट्रा है तो दे दे, ठीक है। बट आई वॉज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कोचिंग, ऐसा नहीं है कि कोचिंग ने मेरे को बोला आई वॉज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ स्पून फीडिंग। अब वो क्लियरली इस पूरे मैसेज के अंदर एक ही चीज बोल रहे हैं कि वी वांट अ पर्सन हु कैन थिंक ऑन देयर ओन, हु हैव अ ओरिजिनल थॉट, हु कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स फ्रॉम द स्क्रैच यूजिंग द बेसिक्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम स्पून फीड वाले हो, तुमको मैंने बोला कि बेटा वाई IAS का क्वेश्चन आए तो वाई IAS का क्वेश्चन इसमें ये 4 बातें तेरे को बोल के आनी और वो बोल के आ जाइए। वो ऐसा प्रोडक्ट मांग ही नहीं रहे, उनका फंडामेंटल शिफ्ट आ चुका है। अगर तुम ये चीज बिफोर द दिस इंटरव्यू भी थी, जो मुझे लगता है एग्जाम के अंदर टेस्ट होती थी, ये चीजें पहले इम्प्लाइड थी, मतलब इम्प्लिसिट थी, ऐसा नहीं था कि ये बिल्कुल क्लियरली विजिबल थी, लेकिन अब ये चीजें बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, जो मुझे लग रहा है आई हैव अ वेरी स्ट्रांग इंट्यूशन, इस बार कुछ तो खेल करने वाला है वो,
ठीक है, एंड जैसे पहले ऐसा था कि लाइक पहले तो ऐसा था कि केवल इंटरव्यू वगैरह तक ही लिमिटेड था, या फिर और हाँ मेंस हाँ, में कुछ क्वेश्चंस में मेंस के मतलब दे ट्राई एंड जज दिस थिंग, और कुछ क्वेश्चन मतलब चलो सिंपल सिंपल पूछ भी लेते हैं, पर अब प्रीलिम्स ऐसा आया है तो फिर आई गेस कुछ तो लर्निंग, मतलब हम डरा नहीं रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे, बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम लोग को भी तो थोड़ा सा भाई प्रिपेयर करना है, मतलब मान लो खुदा ना खास्ता आ ही गया पेपर वैसा, तो फिर जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है वो ना रहे। अब जैसे स्केलेटन की में सेम चीज हुई, हम लोग मैं और नमन इतना 40 दिन से भाई 50-60 दिन से रोज यही चिल्लाते थे भाई माइंडसेट का गेम है, भाई माइंडसेट घर पे पेपर क्लियर होता है, वहां पे क्लियर करने से पहले दिमाग में पेपर क्लियर होता है, तुमको खुद को हाथ पैर नहीं फुलाने, तुमको खुद को सोचना है, तुमको अप्लाई करना है, एक्स्ट्रापोलेट करना है। मॉर्फोलॉजी ऑफ एग्जामिनर्स माइंडसेट इसीलिए तो करवाया था, बेसिक पे इसलिए तो कमांड बनवाई थी, बट अगेन मतलब और इसका भी मैं नेगेटिव तुमको वो देता हूँ, अपने साथ ही मेरे साथ बीता हुआ है ये, ठीक है। 2000 आई व्हेन आई वाज इन द कॉलेज ना, तो उस टाइम पे 2018 में दे आर समथिंग, ऑप्शनल का एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टैटिक्स डायनामिक्स, देयर इज अ चैप्टर स्टैटिक्स डायनामिक्स ऑफ फिजिक्स, हमारे ऑप्शनल में आता है मैथमेटिक्स के अंदर। तो उन्होंने 18 19 20 और 18 19 20, ठीक है, तीन, मैंने 21 में मेंस लिखा था, तो 18 19 20 उन्होंने 3 सालों में ऐसे गंदे क्वेश्चन पूछे स्टैटिक्स डायनामिक्स के, या 18 में बहुत इजी पूछ लिए, तो मुझे लगा कि यार इतने गंदे क्वेश्चन प्रैक्टिस ही क्यों कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो 18 में तो मेरे को लगा छोड़ो ये नहीं पढ़ना। फिर 19 और 20 में उन्होंने इतने गंदे क्वेश्चन पूछे कि जो हम किताब पढ़ते हैं उस किताब से क्वेश्चन थे ही नहीं। तो इफेक्टिवली हुआ क्या, 18 में भी जो किताब हम पढ़ते हैं कृष्णा सीरीज, उससे भी क्वेश्चन, उसमें भी क्वेश्चन नहीं आए, 19 में भी नहीं आए, 20 में भी नहीं आए। तो मुझे लगा कि यार ये तो अब ऐसा हो गया है कि इस किताब की कोई यूटिलिटी नहीं है, इस किताब को फेंक दो, ठीक है। 21 22 23 में तीनों साल उसी किताब से क्वेश्चन आए और स्टेट क्वेश्चन। तो सर, तो उस दिन मेरे को समझ आ गया था कि ये जो खेल है ना, जैसे इस साल मान लो तुम्हारा, मान लो इस बार जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन नॉन नेगोशिएबल से क्वेश्चन कम थे, ठीक है, तो सबको लग रहा है कि गायब हो गया। 23 में भी ऐसे गायब हुए थे, ऐसे ही 23 में भी गायब हुए थे, 24 में किस तरह से वापस आए थे, उसी तरह मैंने चीख चीख के 2025 के टाइम पे बोला था कि मॉडर्न इंडिया मत छोड़ो, 3-4 साल से नहीं आया है, वो एकदम से आ जाएगा, 25 में एकदम से आ गया। ऐसे ही फिजिकल ज्योग्राफी का मैंने भी बोला था कि फिजिकल ज्योग्राफी 15 13 14 15 में बहुत अच्छी सी आती थी, 16 में भी आई थी, 17 18 19 और 20, 3 4 5 साल फिजिकल ज्योग्राफी नहीं आई प्रीलिम्स में, फिर एकदम से वो आने लगी और बहुत भर भर के आने लगी। तो ये क्या होता है, ये टैक्टिक्स होती है उसकी, किसी साल आएगी किसी साल नहीं आएगी, और जो ये सब ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं ना कि इस साल नहीं आ रहा तो उसको छोड़ देते हैं, उस चक्कर में क्या होता है, जो मतलब इसको बोलते हैं कि हर्ड को फॉलो करना, और लीडर्स कैन नॉट बी हर्ड, कैन नॉट हैव अ हर्ड मेंटेलिटी, जिसकी हर्ड मेंटेलिटी है दूसरे लोगों को देख के जो चल रहा है उसको लीडर नहीं बोल सकते तुम, तो वो ऐसे लोग सेलेक्ट ही नहीं करता। मुद्दे की बात यह है कि अगर सिलेबस में दिया हुआ है, सिलेबस में वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए, तो वो तुमको पता ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा तो तुम अब जाके पीआईबी के स्टॉक को लॉन्ग कर लोगे, हाँ भैया पीआईबी बहुत लंबा चलेगा, है ना, पीआईबी 4 साल के पीआईबी पढ़ रहे बैठ के, भाई पीआईबी इस साल पूछ लिया, अगले साल वो कुछ और पूछ लेगा। 2020 में एग्रीकल्चर पूछा था उसने, नहीं, 2021 मैंने में करो स्पोर्ट्स कि पूछा भाई था। पीआईबी से क्वेश्चन कर भी रहा है तुमने, मतलब अगर तुमने लोगों ने देखा होगा तो पीआईबी के कितने नोट आते हैं तुमको पता है क्या, मतलब तुमने हाँ, देखे हैं कभी रोज के कितने नोट आते हैं? एक दिन में 100 आते हैं, वो तुम एक दिन में 100 पढ़ सकते हो क्या उसके? हाँ, तो और फिर उसको भाई पढ़ना तो ठीक, कंसोलिडेट पढ़ना भी तो है, याद भी करना है, कंसोलिडेट करना है, और फिर एग्जाम्स में रिवाइज भी तो करना है, मतलब ये सब चीजें भी तो करनी है। अब देखो, ये सब चीज बताने का मेन ना तुमको डराना है, ना ही कुछ कुछ करना है, मतलब बस इससे तुम्हारा आई गेस मैं तुम्हारी जगह सुन रहा होता तो फिर मैं लर्निंग ये लेता कि दिस एग्जाम रिक्वायर्स नंबर वन थिंकिंग, नंबर टू देयर इज अ विजिबल शिफ्ट इन पैटर्न व्हिच इज गोइंग ऑन, एंड नंबर थ्री अनलेस एंड अंटिल यू डू इट योरसेल्फ, कि भाई तुम खुद जब तक सोचोगे नहीं, जब खुद तुम अपनी कैपेबिलिटी, अपनी थिंकिंग, अपने पर्सपेक्टिव्स, अपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का ट्राई नहीं करोगे, तुम दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगे, वो दूसरा कभी भी फेल कर जाएगा। कोई हर मतलब जैसे कुछ भी बोलो कुछ भी करो, हम हमारा जो अप्रोच है कि भाई एम्पावर करवाना है तुमको, जो भी हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं, वन ऑफ दी डिलीवरेबल हम लोग को, अगर आप लोगों ने देखा रहेगा तो फिर एम्पावर करना है, सेल्फ एम्पावरमेंट बेस्ड इनिशिएटिव्स रहते हैं, इकोसिस्टम बेस्ड इनिशिएटिव रहते हैं। भाई तुम्हारा तुम्हारा रोल क्या है, तुम्हें तुम्हारे रोल से प्रमोट करवाना क्या है, वो काम है। अब अब किसी की नोट्स जैसे देना, नोट्स देना बहुत इजी काम है यार, मैं बताऊं सबसे इजी काम नोट्स देना होता है, लिटरली मैं बता रहा हूँ। और नोट्स पहली बात तो देने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि मार्केट में फ्री में मिलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, नोट्स देना बहुत आसान काम है, वो मैं तुमको दे दूंगा तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम आओगे, तुम पैसा हमको दोगे, हम तुमसे पैसा कमाएंगे, बस। ना तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला, ना हमारा रिजल्ट आने वाला, ठीक है, ना तुम्हारा बेनिफिट ना हमारा बेनिफिट।
मजा तब आता है जब तुम आओ, हम तुमको कुछ सिखाएं, जेन्युइनली तुम्हारा भी सिलेक्शन हो, हमारा भी रिजल्ट आए, समझ रहे हो? मजा तो तब है ना। लेकिन अब लोगों लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई मेरे को कंटेंट नहीं दे रहा। कंटेंट लेना है तो कंटेंट तो फ्री में मिल रहा है ना भाई, मार्केट से तुम कंटेंट उठा लो ना, फ्री में मिल रहा है कंटेंट। नहीं मिल रहा तो मेरे से पूछो आके, मैं बताऊंगा कहाँ मिलता है कंटेंट। सेम गोज विद टेस्ट सीरीज की भाई, अब तुम जिससे इवैल्यूएशन करवा रहे हो उसका भी मेज नहीं निकला यार। बहुत लोगों तो प्रेम से नहीं निकला भाई, वो मतलब तुम उससे आंसर चेक करवा रहे हो कि जिसका कोई कैपेबिलिटी नहीं है, आई एम सॉरी टू से बट मतलब नहीं है। और ऑन द कॉन्ट्री वहां पे जाके जब एक्चुअल में यूपीएससी में आंसर चेक करते हैं, वो वहां पे लोग जितनी हमारी एज नहीं उससे ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है, वो लोग आंसर चेक करते हैं। और एक बात क्या है कि यहाँ पे ना एक रेस्ट्रिक्टेड मार्किंग है कि भाई आपको 3 से कम नहीं देने, आपको 5 हाँ, से ज्यादा एग्जैक्टली। नहीं देने। वहां पे एग्जामिनर के पास में उतनी विजडम है कि भाई वो 8.5-9 भी मार्क्स पकड़ाता है 10 में से। और आई हैव बिलीव सीन मी, पीपल मतलब। मैंने अपने साथ एक्सपीरियंस किया हुआ है कि मैं बहुत ही रेवोल्यूशनरी से आंसर लिखता हूँ। मतलब जो ट्रेडिशनल, तुम अगर कभी, मेरी राइटिंग्स अवेलेबल है नहीं, मैं सीधा पेपर में लिखता हूँ। लेकिन अगर मान लो मैं कभी लिखूँ कोई आंसर, मैं तुमको दिखाऊंगा ना, तुम बोलोगे कि कोचिंग वाले मॉडल आंसर क्या देते हैं और आप क्या लिखते हो, ये तो कुछ कोई सिंक ही नहीं बैठ रहा है ना, कुछ उल्टा पुल्टा कुछ भी लिख रहे हो आप तो। और फिर भी मेरे को 116 117 नंबर दे रहा है वो जीएस 2 में, है ना। फिर भी मेरे को जीएस 4 में 40 मार्क्स का पेपर छोड़ने के बाद भी 119 दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर मेरा इतना स्कोर आ रहा है तो इसका मतलब वो मेरी क्रिएटिविटी को सराह रहा है कि हाँ ठीक है। अगर कोई अच्छा आंसर लिखता है, खुद सोच के लिखता है, ओरिजिनल थॉट से आंसर लिखता है, तो वो उसको हमेशा रिवॉर्ड करता है। अगर और तुम ये भाई तो तुम मैकेनिकल मतलब आंसर, लॉज डिस्कशन में, वॉर एग्जैक्टली, डिस्कशन में, सब जगह पे देख सकते हो यार कि पर्सपेक्टिव्स कितने मैटर करते हैं। मतलब अगर तुम सोचते कैसे वो तो सीखो यार, मतलब वो देखो कि भाई ऐसा सोचा जा सकता है। और एक किसी को ऑर्डरली फैशन का मतलब ही नहीं पता। अब क्या है ना, सब हाँ सब अब तुम आंसर लेट से तुम, मैं भी देख रहा था कहीं पे, ठीक है, कि तुम आंसर, तुमने आंसर पढ़ लिया, क्वेश्चन है कोई, तुमने आंसर उसका सब पार्ट्स में तोड़ दिया। अब सब पार्ट्स में तोड़ना तो सबको पता है, ठीक है, डिमांड क्वेश्चन की क्या होती है, सब पार्ट्स क्या होती है, सबको पता है बनाना। दिक्कत क्या है, लोगों को ये नहीं पता कि आर्ग्यूमेंट्स क्या लिखने होते हैं और फ्लो कैसे बनाता है। वो फ्लो बना रहे हैं, उन्होंने लेट्स से लिखा, पहला सब पार्ट लिखा, अब जैसे ही सब पार्ट सेकंड सब पार्ट पे जंप किए, दोनों के बीच में कोई लिंक ही नहीं है। सब पार्ट जो सब पार्ट 1 है और जो सब पार्ट 2 है, वो दोनों डिसकंटिन्यूअस है ना, वो उसका छोर अलग जा रहा है, उसका छोर अलग जा रहा है, कोई कनेक्शन ही नहीं है आपस में। अब मान लो ऊपर तुमने चैलेंजेस मेंशन करे, और चैलेंजेस मेंशन करने के बाद जब नीचे तुम सॉल्यूशंस मेंशन कर रहे हो, तो सॉल्यूशंस तुम दे रहे हो लेट से ब्रेन के, है ना, ब्रेन के अंदर कोई स्ट्रोक आ रखा है, उसके सॉल्यूशन दे रहे हो। और चैलेंजेस तुमने मेंशन करे कि लीवर खराब हो रहा है, किडनी खराब हो रही है, वो दोनों के दोनों खुद डाइवर्जेंट जा रहे हैं। तो वो क्वेश्चन पढ़ने वाला बोलेगा कि भाई ये क्या है, ऊपर तो तू बोल रहा था किडनी खराब हो रही है, ऊपर तू बोल रहा था लीवर खराब हो रहा है, और जब मैं नीचे तेरे सॉल्यूशन पढ़ने आया तो तू मेरे को बीपी की मेडिसिन दे रहा है। चलो बीपी तो किडनी में काम आ जाएगी, तू मेरे को स्ट्रोक, तू मेरे को वो दे रहा है, क्या नाम है, एकोस्प्रिन दे रहा है ना, ब्लड थिनर दे रहा है मेरे को, तू स्ट्रोक की मेडिसिन दे रहा है, उसका मैं क्या करूंगा बताओ? समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? फ्लो का मतलब ही नहीं पता लोगों को आंसर में। फ्लो फिर बोलते हैं कि हमने तो सबको, हमने 10-10 पॉइंट लिखे, हमने 20 पॉइंट लिखे, हमारे तब भी नंबर कैसे आएंगे? क्वेश्चन जो मांग रहे हैं वो तो तुम लिख ही नहीं रहे, तुम उल्टा सीधा कुछ भी लिख रहे हो। मेरी आई गेस तुम लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुद्दे की बात क्या है कि लोग बिल्कुल इतने मैकेनिकल हो गए हैं, जैसा आंसर लिखा जाता है, जैसा तुमको पॉइंट दिया जाता है, तुम एज इट इज उसको उतार देते हो। तुम्हें कोई अब चैलेंजेस भी वो पूछ रहा है, वो किस कंटेक्स्ट में चैलेंजेस पूछ रहा है। लेट्स से मैं तुमसे पूछूं व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग, तो मेरे को कंटेक्स्ट बताना पड़ेगा। प्रीलिम्स 2026 में चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, मेंस में चैलेंजेस क्या आ हाँ रहे भाई, हैं, तुम्हारे लाइफ चैलेंजेस में क्या आ रहे हैं। चैलेंजेस है, हाँ, तुम्हारी रिलेशनशिप तुम्हारी में लव लाइफ में चैलेंजेस है, चैलेंज है। तुम्हारी नौकरी ढूंढने हाँ, में चैलेंजेस है, हाँ, मोबाइल में चैलेंजेस है, हाँ। किसमें चैलेंजेस है? अब तुम नॉर्मल चैलेंजेस बोलना शुरू कर दो कि जैसे मैंने अभी क्वेश्चन डाला था कि अपने अपने प्रॉब्लम्स बताओ। अब मैंने ये, मेरे को ये मेंशन करना चाहिए था कि किस चीज की प्रॉब्लम्स बतानी है, मेंस की या प्रीलिम्स की या इंटरव्यू की, है ना, या अपनी एग्जैक्टली। लव लाइफ की, अपने फैमिली लाइफ की, अपने गर्लफ्रेंड की, बॉयफ्रेंड की, किसकी? तो कंटेक्स्ट बहुत मोबाइल मैटर करता चलाते वक्त भी भाई, इंटरनेट चलाते है। वक्त क्या एग्जैक्टली, इशू आ रही है, व्हाट्सएप चलाते वक्त क्या आ रही है इशू? एग्जैक्टली। अब अभी मैंने और कंटेक्चुअलाइज कर दिया। अब तुम चैलेंजेस लिख रहे हो और उसमें चैलेंजेस में मैं पूछ रहा हूँ इन द कंटेक्स्ट ऑफ लव लाइफ, और तुम लिख रहे हो इन द कंटेक्स्ट ऑफ एकेडमिक लाइफ। मैं काट दूंगा तुरंत तुम्हारा आंसर। मैं इंटरेस्टेड ही नहीं, तुम क्या लिखने बोलना चाह रहे हो। अभी तुम देखना, मतलब आई जस्ट रेड आंसर, तो मैं उसमें देख रहा था कि भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चैलेंजेस क्या लिखा है, और सॉल्यूशन भी क्या लिखा है। चैलेंजेस अलग लिखे हैं, सॉल्यूशन अलग लिखे हैं, समझ रहे हो? तो वो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि लोग इतने मैकेनिकल हो गए हैं, इतने मैकेनिकल हो गए हैं कि आंसर, वो कंटेंट के पीछे इस तरह से भाग रहे हैं, इस तरह से कंटेंट के पीछे भाग रहे हैं, अपना दिमाग चलाना बिल्कुल बंद कर दिया। और बिलीव मी, जिस हिसाब से जो हमारे चेयरमैन अभी आए हैं ना, और उन्होंने जिस हिसाब से इंटरव्यू दिया है, वो बढ़िया तरीके से खेल करने वाले हैं इस बार। और फिर जैसे प्रीलिम्स में हाहाकार हुआ ना, वैसे ही मुझे को लग रहा है मेंस में भी हाहाकार होगा। और इवेंचुअली चलो क्या है ना,
ये चीजें पहले, जैसे निखिल ने बोला, ये चीजें पहले लिमिटेड थी टिल मतलब इंटरव्यू में चीजें ये एक्सपेक्ट होती, इसलिए मतलब मेरा भी पर्सपेक्टिव जो आंसर राइटिंग का बना था ना, वो पहला इंटरव्यू देने के बाद बना था, जब मैं मनोज सोनी सर से बात करके आया था। तो उसके बाद मुझे समझ आया कि यार अच्छा वो ये पूछ रहे थे, या फिर मैं मॉक इंटरव्यू देता था, तो समझ आया कि अच्छा यार बंदा पूछता कुछ और है और मैं बोलता क्या रहा हूँ, तो उसमें बहुत मैटर करता है चीजें, मतलब एग्जैक्टली एग्जाम की डिमांड क्या है, मुझे तब समझ आनी शुरू हुई। फिर मैंने 22 का 24 सर के साथ इंटरव्यू दिया, तब मुझे और समझ आने लगा। फिर मैं 23 में बिल्कुल ही चेंज कर दिया पर्सपेक्टिव मैंने, मतलब बिल्कुल ही एब्सोल्युटली रेवोल्यूशनरी। मतलब मार्केट में अगर कोई लिख रहा है कि कोई लेट्स से 4 पॉइंट लिख रहा है, मैं उसके एग्जैक्टली 4 अपोजिट पॉइंट लिख के आऊंगा। जो बंदा लिख रहा होगा ना एग्जैक्टली उसको उल्टा लिख के आऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को अलग दिखाना है अपने आप को। मेरे को ये चीज समझ आ गई थी कि एग्जाम की डिमांड यही है कि दे ऑलवेज रिवॉर्ड अ ओरिजिनल थॉट। मैकेनिकल थॉट और रटा हुआ थॉट है ना, रटाफिकेशन वाली चीजें वो रिवॉर्ड नहीं करते। ये मेरा इंटरव्यू देने के बाद पर्सपेक्टिव बना था। लेकिन अब मुझे क्या लग रहा है, वो प्रीलिम्स और इंटरव्यू मेंस में ही ये चीजें चेक करना शुरू कर चुके हैं कि अब प्रीलिम्स में भी उनको यही चाहिए, मेंस में भी उनको यही चाहिए, इंटरव्यू तो बाद में देखेंगे। वो चाहते हैं शुरू से ही अब तुम लोग ऐसे इस चीज में लग जाओ। समझ रहे हो? तो अब सिंस अगर तुमको ये पता चल गया कि भाई देखो, थिंकिंग बेस्ड होना चाहिए, पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट होना चाहिए, एम्पावरमेंट होना चाहिए, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, ये सब आई होप लाइक ये चीज अब तुम्हारे जहन में बैठ गई हो कि उसके बिना नहीं निकलेगा। तुम मेरे से लिख के ले लो, तुम मतलब मैं कहीं पे भी नोटरी करवा दूंगा, साइन कर दो, कुछ भी करवा दूंगा मैं, पर ये मैं लिख के देता हूं कि अनलेस एंड अनटिल इस मतलब इस जर्नी से तुम जाओगे, तुम्हारा नहीं निकलेगा। और हम लोगों ने देखा हुआ है, मतलब आर फ्रेंड्स की जो मतलब बात कैसे कि बहुत सारे लोग अपने साथ ऐसे भी रहते हैं कि भाई जो तुम्हारे तुमसे एग्री नहीं करते। हम लोग, मैंने नमन ने उन दोनों ऐसे बहुत सारे दोस्तों को आपने बताया कि भाई ऐसे नहीं निकलता, ऐसे नहीं निकलता, ऐसे नहीं निकलता, स्टिल दे एंडेड अप डूइंग द सेम थिंग हमने इतना बोलने के बाद में। पर क्या करे भाई, सबका अपना अपना ट्रैजेक्टरी है। दे स्टिल अगेन एंडेड अप गेटिंग 650 जो वो पहले ला रहे थे। जबकि हम लोगों ने जिनको बताया वो एक्चुअली बिलीव्ड इन अस, वो लोगों के मार्क्स इंप्रूव हुए हैं। दो 365 से 407 करे, 410 करे, 419 करे, 417 करे, बहुत सारे एग्जांपल्स है ऐसे। तो ये जो पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है केवल मतलब हमारे आए हैं इसलिए हम नहीं बता रहे, पर हम लोगों ने जिनको बताया है और जो लोगों ने बिलीव किया है उनके भी आए हैं, इसलिए हम लोग इतना डंके के चोट पे अरे बता रहे हैं। तुम निखिल का एग्जांपल ले लो। निखिल का पहले लेट्स से 150 160 इंटरव्यू में स्कोर आता था, इस बार इसका 195 हुआ। ठीक यस। है, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू का डिफरेंस था जिसके कारण इसका रैंक आ गया। हर बार इसका रैंक सिर्फ इसी कारण होता था, नहीं तो रिटर्न में तो ही ऑलवेज यूज्ड टू गेट 5 to 6 रैंक इन द रिटर्न एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अब इसका जो इंटरव्यू का जंप आया ना, इस बार मैं खुद ही पहली बार मैंने इसको बोला कि यार इस बार मेरे को तेरा इंटरव्यू अच्छा लग रहा है, इस बार तेरे मार्क्स आने वाले हैं। तो वो मेरे को क्यों लग पाया, क्योंकि आई कुड सेंस कि ही वाज टॉकिंग मतलब ओरिजिनली ही वाज टॉकिंग द थिंग्स, है ना। ऐसा ये नहीं था कि रट्टाफिकेशन, कहीं कोई ऐसा आंसर नहीं बता रहा था मेरे को ये कि जिससे मेरे को ऐसा फील आए, ऐसी बू आए कि यार ये तो वही घिसी पिटी बातें शुरू कर दी इसने, है ना। अगर घिसी पिटी बातें वाली सेंस मेरे को इसके पुराने इंटरव्यूज में आती थी, चौबे सर का इसने भी दिया, मैंने भी दिया 2022 में, है ना। मैंने जब इसका, मैं समझ गया था कि ये तो इसमें तो नहीं आ रहे नंबर, मेरे को अपना भी पता था मेरे भी नहीं आ रहे, इसके भी नहीं आ रहे। ठीक है, फिर उसके बाद इसने सुमन मैम का दिया, ठीक है, फॉरेस्ट का इंटरव्यू पिछले साल, तो उसमें भी मेरे को समझ आ गया कि नहीं आ रहे भाई, ये तो घिसी पिटी घिसी नॉर्मल जो बातें होती है ना, जो स्टैंडर्ड बातें सब सिखाते हैं इंटरव्यू में कि ये बाय आईएएस, तो आईएएस का सोशल सर्विस करनी है, अब ये भी सोशल सर्विस बोल के आ गया, तो मैं समझ गया इसको तो नहीं मिल रहे। ठीक है, लेकिन इस बार जब इसने मेरे से बात करी तो हमारी बात इशू सेमीकंडक्टर बनी, उल्टी सीधी बातें हुई। फिर मैंने आंसर पूछे, अब इसके आंसर मेरे को ही नहीं लग रहे हैं। मैं कह रही है तू पता नहीं क्या क्या बोल रहा है तू, मेरे को खुद नहीं ढंग से। लेकिन हाँ, जब इससे ओपिनियन वाले क्वेश्चन पूछे, ओपिनियन वालों में फिर मेरे को लगा यार ये तो प्रॉपर ओरिजिनल थॉट दे रहा है अपना, है ना, कोई रटा हुआ आंसर ही नहीं दे रहा। तो मेरे को समझ आ गया कि यार इस बार तो पक्का इसके मतलब 190 से नीचे आ ही नहीं सकते। आई वाज एक्सपेक्टिंग 200 प्लस, ठीक है, 195 आया। लेकिन मुद्दे की बात क्या है कि दिस टाइम ही मेड अ चेंज इन द इंटरव्यू आंसर्स, तो इसका इंटरव्यू में आंसर में मार्क्स बदल गया। उसी तरह मेरा 380 से 410 हुआ था, ठीक है, 21 से लेके 22 में मेंस के अंदर। तो जब मेरा 379 टू बी प्रिसाइज, तो उससे मेरा 410 हुआ था एग्जैक्टली। मुझे पता है मेरा कैसे 410 हुआ था, ठीक है, व्हाट डिड आई राइट इन 379 एंड व्हाट डिड आई राइट इन 410, जमीन आसमान का अंतर था दोनों आंसर्स में। चार, जब मेरे 97 आए थे जीएस2 में, और फिर उसके बाद आए थे 116, 117 या 116, जो दोनों में से कोई एक आए थे। ठीक है, तो वो मुझे पता है कैसे थे, वो 20 नंबर का जंप क्यों आया था। मतलब जैसे होता है ना सच और झूठ का फर्क, कि मुझे पता है कि अच्छा जो मैं लिख रहा था वो गलत लिख रहा हूँ, इससे तो नंबर नहीं, इससे तो नंबर वो काट लेगा मेरे, है ना। अब जो मैं लिख रहा हूँ इससे तो पक्का नंबर देने वाला है। और ये तब हुआ था जब मैं आयर के क्वेश्चन पढ़ के नहीं जाता, आयर में खाली इंटरव्यू के लिए पढ़ता हूँ। मुद्दे की बात तुम लोग आई गेस तुम लोग समझ रहे हो, एक ही चीज है कि इट्स अबाउट द स्किल, इट्स नॉट अबाउट द कंटेंट, इट्स अबाउट द स्किल।
एंड इट्स अबाउट द यूजेबिलिटी ऑफ योर कंटेंट. तुम लेट्स से मैं जो मैंने एनएफयू मेन चैनल बनाया है, मैं कोई अखबार थोड़ी पढ़ता हूँ. मैं तो अपने टाइम पे भी अखबार नहीं पढ़ता था, है ना. मैं तो इधर उधर रील्स वील्स कुछ देख रहा होता हूँ, और इधर उधर कुछ मेरे को दिख जाता है तो मैं चैनल पे डाल देता हूँ. बस आई एम गुड एट रिलेटिंग द थिंग्स, है ना. मेरे को कुछ भी दिखता है तो मैं तुरंत अपना टॉपिक से या सिलेबस से रिलेट कर लेता हूँ, और मेरे दिमाग में चलना शुरू हो जाता है. अच्छा, इसको यहाँ यूज होगा, यहाँ यूज होगा. और जो मेरे स्टूडेंट है वो जानते भी है, मैं लेटेस्ट एग्जांपल्स दे रहा हूँ तुरंत. वो क्यों कर पाता हूँ? क्योंकि मेरे को एकदम से रिलेट होता है, तो मैं एकदम से कनेक्ट कर देता हूँ कि अच्छा ये यहाँ फिट हो रहा है, ये यहाँ फिट हो रहा है, यहाँ फिट हो रहा है. और जब आंसर लिख रहा होता हूँ तब भी मैं ये चीज करता हूँ, समझ रहे हो. तो अगर तुम वो काम नहीं कर सकते, हाउ वेल यू आर एबल टू रिलेट, हाउ वेल यू आर एबल टू कनेक्ट, तो तुम कितना भी कंटेंट पढ़ लो, तुम फिर वही बासी कंटेंट ही लिख के आओगे. जो 4 साल पहले एग्जांपल थे ना, वही 4 साल पहले पुराने एग्जांपल ही लिखोगे एथिक्स के अंदर. तुम जो लेटेस्ट मार्केट में एग्जांपल चल रहा है वो तुम लिख ही नहीं पाओगे, और पुराने बासी एग्जांपल लिखोगे तो बासी नंबर ही आते हैं फिर उससे. वो फिर मतलब जो तड़कते भड़कते नंबर होते हैं ना, वो नहीं आते. जो लोग बोलते हैं ना कि मैं तो मटेरियल पढ़ के गया था, ये मैंने रटा, ठीक है, मटेरियल से तुम्हें पर्सपेक्टिव मिल सकता है कि ऐसा ऐसा किया जा सकता है, लेकिन सेम मटेरियल का कंटेंट तुम भी, लेट्स से तुम कोई एक पर्टिकुलर टीचर है, तुम उसका मटेरियल पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ रहा हूँ, हम सबके सब 28 लोग हैं, हम 28 के 28 लोग उसी का पढ़ रहे हैं, तो 28 के 28 लोगों को मार्क्स नहीं दे सकता वो, है ना. इट विल बिकम मैकेनिकल. वो एग्जामिनर पढ़ते ही समझ जाएगा, जैसे मैं और निखिल आंसर पढ़ते अरे ही समझ तुमने जाते हैं. अब तुमने वो गॉसियन कर्व वाला वीडियो देखा रहेगा तो फिर तुम समझ जाओगे उससे कि भाई क्यों नहीं मिल सकते 28 के 28 को सेम मार्क्स. क्योंकि भाई वो कर्व पे अगर, तो जैसे कर्व जब बनेगा, जो इन्वर्टेड बेल बनता है, तो उसमें एक मीडियम मार्क्स जो रहेंगे वो सबके रहेंगे. तो फिर बात क्या है कि उसके आगे ही कट ऑफ रहेगी. सब एवरेज जनता जो है वो क्लियर नहीं कर रही. बेसिक फंडा यही है उसका. तो मतलब आपको मैंने तुमको बता दिया ना करना है. कि तुम अगर वही सोशल सर्विस ही बोल रहे हो आईएएस के अंदर, है ना, अगर तुम वही जो आंसर सबके सब दे रहे हैं, तुम वही आंसर दे रहे हो, तो वो सबको आईएएस थोड़ी बना सकता है यार. तुम सोचो, वो 10,000 लोग आंसर लिख के आ रहे हैं अशोक खेमका का, तो 10,000 लोगों को थोड़ी इंटरव्यू देने के लिए सिलेक्ट कर लेगा वो तुरंत समझ जाएगा कि एक कोई बंदा है जो जिसने इनको रटवाया है कि ये लिख के आना है. बस. तो उससे क्लियर कट मैसेज मिल जाता है कि ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्पून फीडिंग. एंड बिलीव मी, स्पून फीडिंग वाले प्रोडक्ट को तुम कभी भी लीडरशिप पोजीशन नहीं दे सकते, क्योंकि लीडरशिप का मतलब होता है अपने आप इनिशिएटिव लेना, अपने आप सोचना, अपने आप सारे काम करना. अगर स्पून फीडिंग वाला प्रोडक्ट होगा, वो तो फिर घर पे जाके फोन करना शुरू कर देगा. जैसे ही कुछ काम होगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो तो सीधा बोलेगा सर बताना इसमें क्या करना है सिचुएशन में. वो तो 2-2 मिनट के अंदर फोन घुमाता चला रहेगा. ऐसे तो चल रहा है फिर एडमिनिस्ट्रेशन. तो मुद्दे की बात यह है कि जो चेयरमैन साहब ने बोला, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू बिलीव दिस. और दूसरी चीज, ये चीज करने के लिए इसलिए फिर मैं थोड़ा रिग्रेस रहता हूँ कि भाई 4 फेज में तुमको करना पड़ेगा. एक दिन में इंटरलिंकिंग नहीं आती है. हाँ, है और ना. जो 4 फेज इसीलिए क्योंकि इट्स अ एवोल्यूशनरी प्रोसेस. पहले दिन आके ही तुमको नहीं चमकेगा कि भाई अर्बनाइजेशन जो है वो तुमको GS1 में भी लिखना है, GS3 में भी लिखना है, GS4 में भी लिखना है. नहीं चमकेगा, 100% नहीं चमकेगा. सेम गोज कि तुमको रीजनलिज्म GS1 में भी लिखना है, GS2 फेडरलिज्म में भी लिखना है, GS3 रिलेटिव पोजीशन ऑफ फिस्कल पोजीशन ऑफ स्टेट्स में भी लिखना है. नहीं समझ में आएगा. बार बार सोचोगे, बार बार हमसे बात करोगे, बार बार किसी जो तुमको सुचवा रहा है. बात क्या है कि भाई बहुत इजी चीज है कि भाई तुम आओ, कोई चीज पढ़ो, जाके लिखाओ. सबसे आसान काम वही है. पर अगेन ये वो यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम नहीं है. आई वॉज टॉकिंग विद समवन यस्टरडे itself and I was talking with her after so long, like 2022-23 के बाद से मैंने तो इनिशियली आई यूज्ड टू लाइक ट्रीट हर लाइक माय यंगर सिस्टर. तो फिर मैं उसको बता देता था कि भाई ऐसे पढ़ो, ये चीज करो, ये चीज करो. एंड शी वाज गोल्ड मेडलिस्ट थ्रू आउट हर जर्नी इन MBBS. हर हर जगह पे. अभी फिर उसने 2022, 23, 24 तीनों प्रीलिम्स लिखे, तीनों प्रीलिम्स नहीं निकले उसके. फिर अभी उसने कहा कि मतलब तुम्हारा तो निकल गया, तुम बताओ मतलब भाई क्या ऐसा है क्या कि मैं नहीं निकाल पा रही हूँ क्योंकि मैं इतनी मेरिटोरियस हूँ, गोल्ड मेडल लाई भाई मैं MBBS में. तो फिर दिक्कत क्या है? मैं उसको एक ही चीज कही कि भाई तुम इस एग्जाम को ना तुम बहुत ही फिक्स्ड कंटेंट मोड में देखती हो कि भाई इसी मोड में मेरे को देखना है, इसी मोड में मेरे को पढ़ना है, यही कंटेंट पढ़ूंगी, यही कंटेंट जाके लिखूंगी, यही बुक है, उसमें कोई ओरिजिनल थॉट नहीं, कोई थिंकिंग नहीं, कोई एक्स्ट्रापोलेशन नहीं, कोई इंटेलिजेंस नहीं. कैसे होगा बेसिकली ये? स्कूल का एग्जाम बना दिया है कि जैसे स्कूल में होता था ना कि मेरे सामने जैसे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते रहते हैं, तो मैं वही सोचता हूँ कि यार हमारे टाइम पे भी यही होता था, इनके टाइम पे भी यही हो रहा है. इनको एक किताब थमा दी गई है ना, उसी किताब से क्वेश्चन आएंगे और उसी किताब के क्वेश्चन आंसर करने में इनको रोना निकल रहा है ना. मैं सोचता हूँ कि जब ये थोड़े बड़े होंगे तब इनको पता चलेगा किताब से क्वेश्चन आते ही नहीं है, तब क्या होगा इनका हाल. और नहीं तो क्या. किताब में तुम्हारा आंसर लिखा हुआ है, वही क्वेश्चन तुमसे पूछ रहे हैं, तो अगर वो काम तुम करके आगे तो क्या तीर मार दिया तुमने, बताओ मेरे को.
वो तो पूरी दुनिया में कितने लोग कर लेंगे, है ना। सीबीएसई में यही तो होता है ना, सबके 90% नंबर आते हैं, कितने लोगों के 90% नंबर आते हैं। तुमने किताब से पढ़ा, लिख के आ गए। अब उतने सारे लोगों को, जैसे अब वही वाली बात है कि ओपोजिशन का आर्गुमेंट कि तो आईएएस जो है 3000 में से एक ही इंसान बनता है, तो भाई सबको थोड़ी 3000 लोगों को थोड़ी आईएएस बना दूंगा मैं। वो पोस्ट ही ऐसी है, मैं सबको थोड़ी दे सकता हूँ उस पोस्ट को। उस पोस्ट में मेरे को देखना पड़ेगा ना कि गेम जो का नेचर ही वैसा है यार, सबको नहीं बना सकते, 180 को ही बनाएंगे वो। 180 को ही बनाएंगे, तो उनको सेलेक्ट करना है ना, उनको रिजेक्ट, सिलेक्ट नहीं, उनको रिजेक्ट करना पड़ेगा जो बाकी लोग हैं, कि हाँ भाई नहीं, तुम इस काम के नहीं हो, जो जो क्वालिटीज हमको चाहिए। और बिलीव मी, ये सब क्वालिटीज ना हमें ओवरनाइट नहीं आई हमारे दिमाग में। मैंने 21 में इंटरव्यू मनोज सोनी सर के साथ दिया, मेरे नंबर आए, फिर मैंने 24 सर से बात करी, फिर मेरे नंबर आए, फिर मैंने निखिल से बात करी, ये सुमन शर्मा मैम से बात करके आया, फिर उसके बाद मैंने अपने दोलन से बात करी, उसने अपना बताया कुछ, ठीक है, सब लोगों का हमने इनपुट लिया, फिर समझ आया कि यार ये तो एग्जाम तो ये चीज मांग रहा है, वो तो नंबर देते ही नहीं। अगर मैं घिसे पिटे रिपीटेड आंसर दूंगा तो नंबर देते ही नहीं वो। मैंने तो देखा ना, मैं जो चीज मेंस में कर रहा था कि ओरिजिनल थिंकिंग कर रहा था, वो बस मैंने इंटरव्यू में मैंने नमन को ये भी चीज बताई कि भाई ये मेंस है हमारे लिए, तो ये मेंस ही है बिल्कुल। मैंने बस वही चीज इंटरव्यू में कर, नंबर जो मेंस में मैं कर रहा था, जो मेंस में नंबर लाते हुए मैं इंटरव्यू में भी लाया। और सेम सेम चीज चीज मैंने प्रीलिम्स में भी थी। एग्जैक्टली सेम चीज इंटरव्यू में, जैसे इंटरव्यू में दे व्हेन दे आस्क फॉर योर ओपिनियन ना, तो ओपिनियन में दे ऑलवेज एक्सपेक्ट यू कि यू विल टेक अ स्टैंड एंड यू विल जस्टिफाई योर स्टैंड। ऐसा नहीं है कि तुम दोनों साइड की बोल के बच के निकल जाओगे। अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि सामने वाले को गोली मारनी है या नहीं मारनी है, तो तुम मेरे को बताओ मारनी है या नहीं, है ना। अगर मारनी है तो क्यों मारनी है, नहीं मारनी तो क्यों नहीं मारनी, ठीक है। सेम चीज मैंने मेंस में लगानी शुरू कर दी जब मैंने 23 का मेंस दिया, ठीक है। वो मेरे से पूछ रहा है, जैसे ही मेरे को समझ आ गया ओपिनियन मांग रहा है, तो मेरे को समझ आ गया ओपिनियन का मतलब होता है स्टैंड प्लस जस्टिफिकेशन। मेरे दिमाग में तुरंत एक फ्रेमवर्क चलता है, अब तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा, है ना। अब मैं ऐसे भाग नहीं सकता कि अगर वो मेरे से पूछ रहा है मैरिज एज अ सेक्रेमेंट इज लूजिंग इट्स आइडेंटिटी, जो भी मतलब मैरिज के जो सेक्रेट थ्रेड है, वो सेक्रेटनेस है, वो खत्म हो रही है, तो मेरे को स्टैंड लेना पड़ेगा, खत्म हो रही है या नहीं हो रही है। मेरी बात समझ रहे हो ना, मेरे को दोनों साइड के आर्गुमेंट देने पड़ेंगे। अब क्या, अब जैसे लेट से मान लो अभी ये वाला काम चल रहा है, अभी केतन अग्रवाल वाला केस आया है ना, रघुवंशी वाला केस आया, तो ऐसे करके आई ड्रॉप सम आर्गुमेंट्स। ये एग्जांपल्स हैं, पहली बात तो ये आर्गुमेंट्स नहीं है, ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो मेरे को कोई आर्गुमेंट बिल्ड करना पड़ेगा कि जिनके एग्जांपल्स केतन अग्रवाल या रघुवंशी होंगे, सोनम रघुवंशी और वो सब, ठीक है। अब फाइनल मेरे को स्टैंड भी लेना पड़ेगा कि खत्म हो रही है या नहीं हो रही है। अब मैं जैसे मीन्स वर्सेस एंड पूछते हैं एथिक्स में, मीन्स वर्सेस एंड, भाई ऐसे नहीं मैं बोल सकता कि वी हैव टू बैलेंस द बोथ। ये क्या स्टैंड लिया तुमने। वो मीन्स वर्सेस, भाई वो पूछेगा कि तुम मान लो तुम्हारे सामने जो धुरंधर किसी ने देखी हो, धुरंधर के इनिशियली क्या दिखाते हैं वो कि उनको टेररिस्ट को रिलीज करना पड़ रहा है ना, होस्टेजेस को बचाने के लिए। तो उस टाइम पे तुम उनको रिलीज करोगे या नहीं करोगे, वो बस एक ही बात मेरे से पूछ रहा है। अब तुम बोलोगे नहीं सर आई ट्राई टू बैलेंस, वो भाई उस टाइम पे तुम्हें डिसीजन लेना है, मेरे को ये बताओ करूं या नहीं रिलीज में, समझ लो। इट इज अबाउट डिसीजन मेकिंग। यही प्रीलिम्स में वो चेक कर रहा है। प्रीलिम्स में अब इस बार उसने एक्सप्लिसिटली कर दिया कि दे आर डिमांडिंग कि वेदर यू आर अ क्विक डिसीजन मेकर और नॉट। ऐसा तो नहीं कि तुम क्वेश्चन को पढ़ के सोचते ही जा रहे हो, है ना, और डिसीजन ही नहीं ले पा रहे क्या करना है। मेरे को पर्सनली लगा कि इस बार का जो पेपर लेंदी था वो यही चीज चेक करना चाह रहा था, वर यू एबल टू मेक अ डिसीजन वेरी क्विकली और नॉट। मतलब इसका एक और भी इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, लेकिन मेरे को अभी सरफेस लेवल पे समझ आ रहा है उसका, समझ लो। उसी तरह ओपिनियन वाला चीज खुद मेरे साथ इंटरव्यू में भी हुई, लाइक दे आस्क्ड सेमीकंडक्टर्स पे मेरे से बात चली, फिर एक टाइम पे दे आस्क्ड मी कि डू यू नो निखिल कि हम लोग किस किस साइज के चिप्स बना रहे हैं। तो आई सेड मैम द डीआरडीओ इज वर्किंग ऑन मेकिंग 28 नैनोमीटर चिप्स। तो इससे पहले ही मैं बता चुका था कि मतलब एएसएमएल है, वो 3 नैनोमीटर 4 नैनोमीटर चिप्स बना रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन शी आस्क्ड मी इज निखिल डू यू थिंक मतलब कि हम लोग कंपीट कर भी पा रहे हैं, मतलब सेंस क्या बनाता है, पूरी दुनिया 4 नैनोमीटर के चिप्स बना रही है और हम 28 नैनोमीटर के बना रहे हैं, उसी में हम लोग खुश है, सेंस क्या है। आई डोंट थिंक कि किसी भी बुक में किसी भी जगह पे इस चीज का आंसर रहेगा कि वो बताएगा कि हम 28 नैनोमीटर का बना करके फायदा क्या है, चार जब पूरी दुनिया 4 नैनोमीटर का बना रही है। आई होप लाइक मतलब थिंकिंग और पर्सपेक्टिव्स रिवॉर्ड कैसे होते हैं, वो ये चीज बिल्कुल एक्सप्लिसिटली चेक करते हैं। मैंने यही चीज बताई कि मैम 28 नैनोमीटर के चिप्स जो रहता है ना, वो सबसे कॉमनली यूज्ड है। वो बल्कि मतलब तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज होंगे, गीजर्स में भी यूज होंगे, कार्स में भी यूज होंगे, जनरल इलेक्ट्रिकल्स में भी यूज होंगे, जनरल मोटर्स में भी, सब जगह पे यूज होंगे। सबसे कॉमन चीज जो है वो 28 नैनोमीटर फिर उससे ज्यादा के चिप्स है। तो हम पहले जो कम स्पेशलाइज्ड पर मोस्ट यूज चिप्स है वो पहले बना ले, तो फिर इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होगी।
जब टेक्नोलॉजी आएगी, जब स्टार्ट करेंगे तो फिर भी विल लाइक मतलब जिसका 5-6% ही कंट्रीब्यूशन है बिल्कुल इंपोर्ट में, मतलब 4 नैनोमीटर 5 नैनोमीटर का, फिर उनको अगर लेटर भी बना ले तब भी चल जाएगा, या फिर बना भी रहे तब। तो आई गेस लाइक दैट वाज माय लास्ट क्वेश्चन टू द चेयरमैन कि भाई चेयरमैन ने ये, इसके बाद चेयरमैन ने कहा कि चलो अब हो गया मतलब तुम्हारा। तो पर्सपेक्टिव बिल्ड करना, रिवॉर्ड करना, ओरिजिनल थिंकिंग रिवॉर्ड करना तभी हो पाएगा कि जब आपने बार बार वो चीज देखी है, आपने सोची, आपने करी है। अब आई गेस लाइक अब ये क्या बोलते हैं उसको, ये सब करने में 4 फेजेस ऑफ प्रिपरेशन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी शायद बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए कैसे करें सर, हम लोग बिल्कुल मतलब 2 प्रीलिम्स नहीं निकले, 4 प्रीलिम्स नहीं निकले, अब कैसे करना चाहिए। तो इन सब में आपको 4 फेजेस आप करोगे तभी आप विशियस साइकिल से बाहर निकल पाओगे। विशियस साइकिल क्या है? सबसे पहले प्रीलिम्स फेलियर की विशियस साइकिल क्या है, जो मैं उस दिन बता रहा था। आप आते हो, आप अभी कोई सा भी एक रैंडम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हो कि आपको लगता है भाई मैं पूरा ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज लिखूंगा, बिल्कुल 8-8 दिन में मैं टेस्ट लिखूंगा, मेरा सिलेबस खत्म होगा, बहुत बढ़िया चीज है। गारंटेड मैं लिखता हूं कि मतलब इसका खुदा गवाह है कि भाई मतलब 99% लोगों ने वो टेस्ट नहीं लिखे, 99% लोगों ने नहीं लिखे, क्योंकि भाई वो प्रोडक्ट ही बना इसलिए क्योंकि भाई वो लोग पैसा बनाते हैं। वो लोग अगर लोग टेस्ट लिखने के लिए लग गए ना, वो लोग मतलब जो भी फोरम आया है, विजन आया है, वो लोगों को भाई मतलब दुकान बंद करनी पड़ जाएगी, क्योंकि द अमाउंट ऑफ पैसा जो उनको लगता है एक टेस्ट बनाने में और एक टेस्ट करेक्ट करने में, वो अगर हर मतलब उसकी स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स वर्क इस चीज पे करती है कि भाई 100% लोग पेपर नहीं लिखते, फिर तुम क्या करोगे? इंश्योरेंस वाला काम है, इंश्योरेंस वाला काम है वो। फिर तुम क्या करोगे? फिर अभी आएगी फिर दशहरा, फिर आएगी दिवाली, फिर तब तक तुम लोग अरे यार अभी मैंने जीएस का कुछ करा ही नहीं है, फिर ऑप्शनल भी नई चीज हुई, तो फिर तुम ऑप्शनल की फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, भाई अब तो हम ऑप्शनल करेंगे। ऑप्शनल में सेम चीज रहती है कि कोई एक आध टेस्ट लिखोगे, फिर लगे कि भाई यार इस पे तो कंसोलिडेट करना पड़ेगा, फिर टॉपर के नोट्स निकाले, फिर और कुछ निकाला, फिर किसी का एनरिचमेंट नोट्स निकाला, ओआरएन से कुछ मंगा लिया, कहीं से और कुछ मंगा लिया। तुम पूरे सिलेबस का 10% 15% पार्ट करोगे, वो भी कंसोलिडेट करोगे, ये नहीं पता पर करोगे, फिर तब आएगा दिसंबर जैन, फिर तुमको लगेगा कि भाई अरे यार अभी तो प्रीलिम्स ही करना है, तुम प्रीलिम्स में लग गए, प्रीलिम्स में भी फिर जैन से फेब मार्च तक एक कोर्स करा, फिर मार्च से फिर आगे तो कुछ और कर, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है कि भाई पेपर कैसे निकलता है। तो पूरे साइकिल में ना ही तुमने प्रीलिम्स करा, ना ही तुमने मेंस करा, ना ही तुमने ऑप्शनल किया, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने केवल और केवल फोपो में पूरा साल निकाल लिया। दूसरी बात ये क्या है कि जो लोग अभी मेंस लिखेंगे, जिनका नहीं निकलेगा, अगर खुदा न खास्ता तुम्हारा प्रीलिम्स निकल जाता है और तुमने अभी मेंस नहीं किया, तो बात क्या है तुम्हारे पास इतना कम टाइम रहेगा। जैसे अभी हमारे पास में लोग आते हैं, हम लोग तो पूरा ट्राई कर भाई 100%, उनपे हम लोग जितने एफर्ट मारते हैं ना, ट्रस्ट में कोई नहीं, कोई नहीं लगाता, क्योंकि हम लोग उनको थिंकिंग समझाते हैं, हम लोग उनको ये बताते हैं भाई देख 25 साइंटिस्ट रट के तेरा नहीं निकलेगा, जीएस3 में मार्क्स नहीं आएंगे। जैसे देयर इज वन पॉपुलर गाय जो जीएस3 करवाता है, उसका एक हैंडआउट आता है कि जिसमें 26 साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन वो लिखवाता है। क्यों? क्योंकि एक बार उसने विश्वेश्वरैया और स्वामीनाथन पूछा, वो भाई वर्गीस कुरियन का भी रटवाएगा, सबका रटवाएगा, मतलब अब भाई इसका कोई सेंस है क्या? मतलब अगर आएगा तब भी वो सवाल बना ही नहीं है मेरे लिए, पर वही तुम फूड प्रोसेसिंग वाला क्वेश्चन वहां पे बेकार लिख के आ रहे हो, वही तुम फेडरलिज्म का क्वेश्चन गलत लिख के आ रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं कि भाई थिंकिंग कैसे है, कैसे पर्सपेक्टिव बनाने। कल को उसने गवर्नर को और फेडरलिज्म को लिंक कर दिया, तुम्हारे तो हाथ पैर फूल गए, फिर वही प्रीलिम्स वाला हाल अभी 2026 वाला, क्योंकि तुमने कभी तैयारी करी ही नहीं है, तुमने बस पढ़ाई करी है। पढ़ाई और तैयारी में बहुत फर्क है। तैयारी में आप लोगों को पता रहता है कि एग्जाम क्या डिमांड करता है, कैसे नंबर आएंगे। मेरा हिसाब है कि जो भी पढ़ रहे हो, अगर वो तुम एग्जाम में नहीं लिख के आ रहे तो क्यों पढ़ रहे हो? क्यों पढ़ रहे हो? करो ना फिर। मतलब मेरा तो बहुत सिंपल रूल रहता था, अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ और मैं उसको यूज नहीं कर रहा एग्जाम में, तो मैं पढ़ ही क्यों रहा हूँ? मैं मान लो लेट से अपने बहुत जिंदगी में मेरे बहुत सारे पोर्टफोलियो खोले हुए हैं मैंने, है ना, मैं हर पोर्टफोलियो से टाइम निकाल के पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना, मैं टाइम काट रहा हूँ, है ना। अब मैं टाइम काट रहा हूँ, उसके बाद मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा और मौका जब मेरे को मिला उसको लिखने का, मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ, तो क्या मतलब बना? तो मेरा सिंपल सा फोकस ये हो गया था कि जो भी मैं पढ़ूंगा वो वो मेरे को लिख के आना है। मतलब मैं, ये निखिल जानता है, मैं जो भी पढ़ता हूँ, अगर मैं एक लाइन भी पढ़ता हूँ, मैं एक लाइन को 10 जगह लिख के आता हूँ, ठीक है। मैं मतलब ऐसा नहीं करता कि मैंने पढ़ लिया और वो नोट्स में लिख लिया या कहीं लिख लिया और वो यूज नहीं हुआ, ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हुआ। मैंने कुछ भी पढ़ लिया तो मैं यूज तो पक्का करके आता हूँ, 200% यूज करके आता हूँ, ठीक है। 3 मेंस लिखे, तीनों मेंस में यही हुआ। और दूसरी चीज, ये चीज अब तुमको एक प्रिंसिपल समझ आ गया कि मेरे को जो भी पढ़ना है वो लिख के आना है। मतलब अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन से लिंक हो रहा हो तभी, ऐसे नहीं जबरदस्ती लिख के आओगे। अगर लिंक बैठ रहा होगा तो लिखोगे, क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया इनडायरेक्टली आ गया तो।
अब अगर आ गया तो लिखेंगे कैसे, उसके लिए क्या प्रोसीजर करना है। अब वो लिखने के लिए भाई मेरे को उसको अपने खून में उतारना पड़ेगा ना। जैसे मान लो डालहौजी का क्वेश्चन, डालहौजी का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में पॉलिटिकल यूनिटी आती है। वुड्स डिस्पैच से भी पहले और क्या नाम है, और देखो बाकी पॉइंट्स याद नहीं आ रहे मेरे को, पॉलिटिकल यूनिटी सबसे पहले मेरे दिमाग में आती है, समझ रहे हो। मेरे को वो सतारा नागपुर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वो सब आता ही नहीं मेरे दिमाग में। मेरे दिमाग में सबसे पहले चीज आती है कि भाई उसने बाल्कनाइजेशन रोक दिया इंडिया का। तो कुछ चीजें जो है मेरे खून में बसी हुई हैं। अब मेरे से तुम पूछो कि कर्जन के स्टेप्स क्या थे, कर्जन के लगभग 12 स्टेप्स थे, 12 के 12 मतलब 3+2+2 प्लस नीचे 7 स्टेप्स पीछे अपेंडिक्स में लिखे हैं, मेरे को रटा पड़ा है, समझ रहे हो। तो बात क्या है कि कुछ चीजें एब्सोल्युटली रटनी पड़ती है तुमको, उसको 4-5 बार रिवाइज करना पड़ता है। अब रिवीजन के अंदर भी तरीके होते हैं, कुछ लोग करते हैं कि नोट्स को उठा के सीधा पैसिवली रीड करते हैं। लोग फिर दूसरा स्टेप होता है एक्टिव रीडिंग वाला, एक्टिव रिकॉल वाला। फिर तीसरा स्टेप आता है मेरे वाला कि डिफरेंशियल लर्निंग, कि एक्टिव रिकॉल तो मैं करूंगा ही करूंगा, उसके बाद में डिफरेंशियल लर्निंग भी करूंगा। मैं ये देखूंगा कि आंसर लिखने के लिए 10 पॉइंट्स चाहिए मेरे को, ठीक है। अब आंसर लिखने के लिए 10 पॉइंट चाहिए, तो 5 पॉइंट मेरे को कौन से पहले से खुद से आते हैं, मतलब कौन से ऐसे पॉइंट है जो मैं खुद से सोच सकता हूँ, वो मैं एक्टिव रिकॉल करके पता लगा लूंगा। उसके बाद 5 पॉइंट चाहिए मेरे को, और वो 5 पॉइंट में से 2 पॉइंट तो पक्का मेरे नोट्स में लिखे होंगे, है ना, और जो मेरे को याद नहीं है लेकिन नोट्स में लिखा है, बचे हुए फिर उसके बाद बचे 3 पॉइंट। अब 3 पॉइंट जो बचे हैं उस पर मैं फोकस करूंगा कि अच्छा ये 3 पॉइंट हैं जो ना मेरे नोट्स में लिखे, ना मैं खुद सोच सकता, इन 3 पॉइंट से मुझे फोकस करना है। तो वो 3 पॉइंट में जाके फिर सर्च करता हूँ, या तो पीवाई के सॉल्यूशन के अंदर या चैट जी, कुछ भी इधर उधर से जो भी मटेरियल मिलता है उसके अंदर सर्च करता हूँ। इससे होता क्या है, मेरे को ये भी पता चल जाता है मेरे को याद कितना रहता है, मेरे को ये भी पता चल जाता है जो मेरे को मैंने याद किया था वो मैं यूज कर पा रहा हूँ आंसर के अंदर या नहीं। तीसरी चीज मेरे को क्या पता चलती है कि मेरे नोट्स में क्या क्या लिखा है जो आंसर में यूज हो सकता है। चौथी चीज ऐसी कौन सी चीज है जो मेरा सिलेक्शन रोक रही है, मतलब नंबर तो मेरे को 10 के 10 पॉइंट लिखने से मिलेंगे ना, 7 पॉइंट से लिखने से तो मिलेंगे नहीं। तो वो 3 पॉइंट भी एक्स्ट्रा जो है, जिसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन लोग, कि यहाँ मेरे को कुछ एक्स्ट्रा माल मसाला मिल गया, ठीक है। तो ये वाला तरीका होता है जिससे मैं पढ़ता हूँ। उससे क्या होता है, मेरे को इतना अच्छे से कंठस्थ हो जाता है अपना मटेरियल कि मेरे को बिल्कुल मेरे को रट जाता है कि अच्छा ये चीज यहाँ होगी यहाँ होगी यहाँ होगी, और फिर मैं पढ़ते पढ़ते उसको 10 जगह लिंक कर देता हूँ, समझ रहे हो। तो वो इसलिए फिर 4 फेज रहता है। अब तुमने पढ़ाई, लेट से तुमने पढ़ाई को ही दिसंबर या जनवरी तक खींच दिया, लेट से पढ़ाई को, अब तुम पढ़ाई को ही दिसंबर तक अगर तुमने जनवरी तक खींच दिया, उसके बाद तुम उसके ऊपर इम्प्रोवाइजेशन करना होता है। पढ़ने के बाद तुम उसको पॉलिश करते हो, है ना, उसके अंदर कुछ काटा पीटी करते हो, कुछ ऐड करते हो। जैसे होता है ना कि एक तुमने रफ, लेट से कारपेंटर हो तुमने रफ टेबल बना दी, अब उसके बाद फिर उसकी तुम रेक मार मारते हो ना उसके ऊपर, पॉलिशिंग करते हो कि अच्छा कुछ जो डस्ट है उसको हटाते हो, थोड़ा उसको पॉलिश करते हो, स्मूथ बनाते हो सरफेस को, थोड़ा सा इधर उधर से एक्स्ट्रा निकला हो तो उसको काटते हो, फिर थोड़ा सा ऐड करते हो, वो सब करके, ठीक है, वो करते हो। सेकंड इम्प्रोवाइजेशन होती है सेकंड लेवल फेज की। फिर इम्प्रोवाइजेशन के बाद होता है तुम कंसोलिडेट करते हो उसको अपने खून में उतारते हो, है ना। फिर तुमको एकदम रट जाता है कि किस टेबल का कौन सा जॉइंट कहाँ पे है, किस जॉइंट में तुमने कितनी कीलें मारी थी, है ना, और किस क्या नाम है लक्कड़ का कितना लेंथ है, कितना डायमेंशन है, कितना विड्थ है, सब कुछ तुमको रट जाता है। अब मैं तुमको ब्लाइंड फोल्ड भी कर दूंगा तो तुम तुरंत बोलोगे कि मैंने यहाँ पे हाथ रखा तो ये वाला कोरने का हाथ है, या मेरा बीच में हाथ रखे यहाँ रखा है। मतलब इसको बोलते हैं ब्लड स्ट्रीम में उतार लेना, कि तुमको रट गया है, जैसे मेरे को रटा हुआ है। डालहौजी के 7-8 पॉइंट है मेरे को रटे पड़े हैं भाई। तुम मेरे से पूछोगे कि वट आर द पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज, पॉलिटिकल पॉलिसीज टू कॉन्कर द इंडिया, भाई रटा पड़ा मेरे को, है ना। जैसे निखिल बोल रहा था 3 साल हो गए मेरे को पढ़ाई करे, मैं अगर आज भी पूछोगे मेरे से तुम, हो सकता है मैं 7 मिनट की जगह 10 मिनट लगा दूं, लेकिन ये पक्का है अगर मैं 10 मिनट में आंसर लिख रहा हूँ ना, तो बगल वाला कितना भी लिख ले मैं उससे अच्छा ही लिखूंगा। मुझे पता है उसके अंदर क्या लिखना है, मेरे पास सब कुछ रटा पड़ा है मेरे को। तो वो होता है कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन लोग करते ही नहीं, क्यों, क्योंकि जनवरी दिसंबर तक तो पढ़ते रहते हैं, उसके बाद फिर वो 1-2 महीने इंप्रोवाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, या फिर आंसर राइटिंग वाला फेज तो भूल ही गए तुम, इंप्रोवाइजेशन के अंदर आंसर राइटिंग भी तो करोगे। जब तक उनको आंसर राइटिंग का कोटा रहता है तब तक फिर प्रीलिम्स आ जाता है, फिर बोलते हैं मार्च आ गया, फरवरी आ गया, फिर 8 महीने वाली प्रीलिम्स की योजना आती है, तुम उसमें लग जाते हो। इवेंचुअली होता क्या है, ना तुम्हारा इंप्रोवाइजेशन वाला फेज हो पाया, ना तुम रेक मार पाए अपने लकड़ के ऊपर, ना तुम उसको कंसोलिडेट कर पाए, ठीक है। और जब 3-4 महीने का गैप आ जाता है प्रीलिम्स का, उस 4 महीने के गैप के बाद इवेंचुअली होता क्या है कि तुम्हारा जो भी तुमने मेहनत करी थी ना, प्रिपरेशन करी थी, वो सब की सब बिखर जाती है। तुम उसको दोबारा उठा, फॉरगेटिंग कर्व के हिसाब से तुम इतना लंबा गैप आ जाता है, तुम उसको भूल ही जाते हो। लेकिन अगर तुमने कंसोलिडेशन किया होगा तो उसके भूलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। जैसे लेट से भाई मैंने 3 साल पहले 4 साल पहले अपने नोट्स पढ़े थे, है ना, 2023 में जब मैं पढ़ के गया था, तब पेपर देने गया था, तब पढ़े थे मैंने अपने मॉडर्न के नोट्स, ठीक है। उसके बाद अगर तुम मेरे से आज भी पूछोगे तब भी काफी चीजें मैं बता सकता हूँ तुमको, क्यों, क्योंकि मेरे को बिल्कुल खून में बसा लिया था मैंने। अब मेरे को 3 साल का गैप आ गया, 4 महीने का गैप आ गया, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे को काफी चीजें अभी भी याद है।
लेकिन अगर तुमने कंसोलिडेशन नहीं किया, इम्प्रोवाइजेशन नहीं किया, तो 100% भूलने वाले हो तुम। और एक बार भूल गए तो फिर वो जो प्रीलिम्स मेंस के बीच में एग्जीक्यूशन का फेज होता है ना, तुम एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे होते, तुम पढ़ाई कर रहे होते। जैसे अभी मेरे कुछ 2-3 स्टूडेंट हैं जो मतलब एकदम से रैंडम से नया ऑप्शनल भर दिया, उसने कुछ कर दिया, अब वो तैयारी कर रही है बैठ के, अब मैं उसको क्या कैसे बताऊं? मैं उसको बोल रहा हूँ भाई मेरे वाला ये वाला काम कर ले कम से कम, देखो और कुछ तो कर नहीं सकती, यही कर सकती है, मैक्सिमम से मिनिमम यही करके चली जाओ, और बाकी चीज़ें नहीं कर सकती, क्योंकि तेरे को पहले पढ़ना पड़ेगा, उसको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, कंसोलिडेट करना पड़ेगा, तभी आंसर में लिख पाएगी। ऐसा तो है नहीं कि तू पढ़ेगी और साथ के साथ लिख देगी आंसर में, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो कोई इम्पॉसिबल है। और अगर तूने पढ़ा और उसको आंसर में नहीं लिखा तो फिर बेवकूफ, तेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, सच्चा पढ़ के ही मत जा, है ना। किसी एक चीज को अच्छे से करके चली जा जिसको आंसर में लिख दे, rather than doing the 10 things। इसी चक्कर में फिर मैंने परेटो ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच निकाली थी कि भाई मैं जो साइंटिस्ट वाला विश्वसनीय है उसको पढ़ के नहीं जाऊंगा। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी का अगर वो पूछेगा इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर इम्प्लीकेशन या कैसे यूज कर सकता हूं मैं, तो उसको मैं जरूर तैयार करके जाऊंगा, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है आने की। अगर वो आएगा तो मेरा कंपटीटर, जितने भी मेरे अच्छे कंपटीटर होंगे जो मेरे से कम्पीट कर रहे होंगे, वो सब लिखेंगे उसका आंसर। विश्वसनीय में कोई गारंटी नहीं है कि सब के सब लिखेंगे, वो कंपटीशन का क्वेश्चन ही नहीं है। कंपटीशन का क्वेश्चन वो है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज और ब्रिटिशर बता दो मेरे को। अब अगर मैं उसमें पीछे रह रहा हूँ ना, तो फिर मैं गया। मतलब जैसे वो वाली बात है कि प्रीलिम्स में तुम पॉलिटी का क्वेश्चन गलत करके आ गए, है ना, तुम गवर्नर कौन अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट का जज कौन अपॉइंट करता है, ये सब गलत करके आ गए, तो फिर तुम फिर नॉन नेगोशिएबल गलत कर रहे हो, तो फिर कट ऑफ से पीछे हो जाते हो, क्योंकि उस क्वेश्चन से कट ऑफ डिसाइड हो रही है। तो हमेशा हमको उस क्वेश्चन, उस चीज के लिए तैयारी करनी होती है जब हम कंपटीशन का एग्जाम दें, जिससे कट ऑफ डिसाइड हो रही है। जिससे कट ऑफ डिसाइड नहीं हो रही, उसकी तैयारी नहीं करी जाती, उसको उसके अंदर टुक टुक खेला जाता है कि भाई बोल्ड ना हो जाओ, बस तुम्हें ये इंश्योर करना है कि तुम बोल्ड ना हो जाओ। जिस क्वेश्चन से कट ऑफ डिसाइड हो रही है उसमें तुम्हें छक्का मारना होता है, उसमें चौका से भी काम नहीं चलेगा, उसमें तो सीधा छक्का ही मारना हो। छक्का भी ऐसा नहीं पूरा जोर से छक्का मारना है, पूरा दूर दूर तक उड़ती हुई जाए बॉल। आई गेस तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। इसलिए फिर अब ये क्या 4 फेज बिल्कुल बिगिनर नहीं कर पाएगा, जो बिल्कुल वो तो नहीं कर सकता भाई। मैं बोल रहा हूँ 3 महीने में सारा वो नहीं कर सकता, बिल्कुल बिगिनर नहीं कर सकता। बिल्कुल बिगिनर के लिए उसको 1 या 2 कंसोलिडेशन का फेज निकालना पड़ेगा, है ना। उसको प्रिपरेशन वाले 3 महीने को 4 महीने 4.5 महीने करना पड़ेगा, इम्प्रोवाइजेशन के 3 महीने को 4.5 महीने करना पड़ेगा, और वो जो 3 कंसोलिडेशन के 3 महीने उसको काटना पड़ेगा। और मान लो कोई प्रीलिम्स की जिसको डर है, तो प्रीलिम्स के उसको 3 महीने, मतलब जो बिल्कुल बिगिनर है। बिल्कुल बिगिनर के पास में एक एडवांटेज है कि उसके पास कोई बैगेज नहीं है भाई। वो अब मतलब मैंने यहाँ पे भी मुंह मार लिया, मैंने वहां पे भी मुंह मार लेता हूँ, मैं ये भी करा। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कभी मेंस लिखा ही नहीं अब तक, पर जो भी मार्केट में मेंस एनरिचमेंट वाला है वो लोगों ने करा हुआ है। बात क्या है कि अब सिंस वो प्रोग्राम की भी दिक्कत है कि दे वर नॉट थिंकिंग और इक्विपिंग, मतलब उन लोग को इक्विप कर रहे थे कि भाई सोचने के लिए कि जिसका प्लेस में भी फायदा हो। मेंस अब जैसे कंसल्टेशन ऑफ मेंस में ये चीज है कि भाई अब जैसे एथिक्स है, आगे अगर आपने पहले एथिक्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मेरे को नहीं पता, पर बाद में कभी भी एथिक्स पढ़ने का आपको उसमें टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप 2027 में पेपर लिखोगे तो आपको अगर पहली बार पढ़ना है, आपको इंटीग्रिटी क्या है, एम्पैथी क्या है, इंटीग्रिटी को एम्पैथी के साथ में लिंकेजेस कैसे करते हैं, लॉ और एथिक्स के बीच का फर्क क्या है, लॉ और एम्पैथी के बीच का फर्क क्या है, वो सब कुछ तो आपको अंडरस्टैंडिंग अभी बनाना पड़ेगा। सेम गोज विद सोशल गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, सेम गोज विद की मतलब पार्ट्स ऑफ सिक्योरिटी है, पार्ट्स ऑफ बायोटेक का, ये सब कुछ जो मतलब एक मेंस होता क्या है, पेपर लिख किसका रहा है, ये सब जानने का, ये सब कंसोलिडेट करने का महीना ही यही टाइम है अभी। क्यों? क्योंकि इसके बाद में आपके पास कभी भी टाइम नहीं मिलेगा कि आप उठा के देखो कि भाई बॉर्डर सिक्योरिटी के क्या पर्सपेक्टिव है, बॉर्डर सिक्योरिटी इंडिया में किस पर्सपेक्टिव से देखी जाती है। सेम गोज विद द फैक्ट कि फेडरलिज्म इंडिया में किस पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। जुडिशियरी के क्वेश्चन जो आ रहे हैं, जुडिशियरी किस पर्सपेक्टिव से देख के वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ये जो एक मतलब कॉन्टूर्स डिसाइड करना, ये एक अंडरस्टैंडिंग बनाना, ये एक फेज बनाना कि भाई अच्छा मेंस ये है, एक पहचान। हम बोलते हैं ना, मुलाकात करते हैं ना हम लोग, मुलाकात करने का टाइम ही यही है। भाई ये वो वाली बात है, तुमने पहले अभी खाना निवाला बनाया है, तुम निवाले में बना के उसको चबाओगे, चबा के फिर वो सलाइवा आएगा, उसको तोड़ेगा, फिर तुम उसको इसोफेगस में लेके जाओगे, फिर इसोफेगस से वो स्टमक में जाएगा, फिर धीरे धीरे एसिड काम करना शुरू करेगा, है ना, फिर वो लीवर में जाएगा, फिर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ये क्या प्रोसीजर है ना, एकदम से थोड़ी एनर्जी मिल गई तुमको, तुमने अभी रोटी खाई और तुमको 2 मिनट में एनर्जी मिल गई, ऐसे नहीं होता भाई। उसका फेजेस है, उसका पहला फेज है मुंह में रखोगे, चबाओगे, फिर इसोफेगस, फिर स्टमक एसिड, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लीवर काम करेगा, है ना, तब जाके तुमको कुछ एनर्जी प्राप्त होगी,
है ना, एकदम से एनर्जी थोड़ी उसी तरह तुम्हारे कंटेंट के साथ है। अब तुम कोई भी कंटेंट पढ़ रहे हो, एकदम से नहीं लिख सकते उसको आंसर में, तुम उसको पहले पढ़ोगे फिर धीरे धीरे इम्प्रोवाइज। अब जैसे मैं सौम्य का क्वेश्चन लेता हूँ, सौम्य पूछ रहा है कि हाउ टू यूज करंट अफेयर, जैसे मैं तुमको अभी अपने ग्रुप से एग्जांपल देता हूँ। मैंने अभी जो चैनल बनाया था ना, इसका कोई सा भी मैं एग्जांपल उठाता हूँ, अभी कौन सा लेटेस्ट डाला है मैंने, ये इको डेवलपमेंट कमेटी डाला है, ठीक है। अब इको डेवलपमेंट कमेटी का तुम कहाँ यूज कर सकते हो इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को लेट से क्वेश्चन आ रहा है कि तुम्हारा कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम हिमालयज आर ओवर रीचिंग, मतलब ओवर बहुत ज्यादा उन पे बढ़ चुकी है, उनकी कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब वो एक सस्टेनेबल टूरिज्म पे तुमको बातें करनी है। या फिर अगर तुमको वो बोल दे कि केस स्टडी आ जाए GS4 में कि हाउ विल यू डेवलप व्हाट इज विल बी योर कोर्स ऑफ एक्शन, ऐसे केस में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है और तुम्हें वहाँ पे हिमालयन एरिया के अंदर वहाँ पे तुम्हें उसकी इकोलॉजी को भी रिकवर करना है, इकोनॉमी को भी रिकवर करना है, तो तुम क्या करोगे? आई कैन यूज दिस पर्सन एग्जाम्पल कि तरुण एस ने जो IFS ऑफिसर है, इसने इको डेवलपमेंट कमेटी का चीजें करी और 1-2 स्टेप्स और लिखे हैं। और एग्जाम्पल हाई कोर्ट ऑन लिव इन रिलेशनशिप, अब ये एक टसल हाई कोर्ट ने इको डेवलपमेंट कमिटीज जो है ना, मैं लोकल सेल्फ गवर्नेंस में भी यूज कर लूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई जो ग्राम सभा है ना, उसको इको डेवलपमेंट कमेटी के साथ में लिंकेजेस करो, क्योंकि भाई ग्रोइंग एम्फेसिस अभी एनवायरनमेंट में इकोलॉजिकल चैलेंजेस जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली गवर्नेंस बट आल्सो इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो फिर भाई अगर ग्राम सभा का हम लोग लिंकेजेस बनाए बेस्ट प्रैक्टिसेस, हो गया भाई। मतलब तुम अब ये मेरा ओरिजिनल थॉट है। देखो अब देखो ये क्या है, ये अब किसी ने सिखाया थोड़ी है तुमको। अब तुम सोचो कि यार मैं ये सब चैनल में डालूंगा, अब मैं डालूंगा तो फिर तुम खुद क्या सोचोगे? मैंने तो चैनल का डिस्क्रिप्शन यही लिखा है कि इट इज अ थिंकिंग एक्सरसाइज, सोचो ये कहाँ यूज होगा। अब जैसे हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप पे कुछ बात बोल दी, अब पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लिव इन रिलेशनशिप कम्स अंडर आर्टिकल 21, ठीक है, अगर कोई चाहता है तो वो रह सकता है, ठीक है। अब उसके बाद हाई कोर्ट के किसी जज ने बोल दी कि इट विल बी इन मतलब इन टसल विद पेरेंट्स राइट्स, ठीक है, पेरेंट्स की डिग्निटी ऑनर वो सब खराब हो रहा है। तो अब इसको तुम मॉरल वर्सेस एथिक्स में बोल सकते भाई। मेरी पर्सनल मॉरल्स हैं कि मेरे को लिव इन रिलेशनशिप में रहना है, लेकिन एथिक्स मतलब मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करते, टसल आ गया, उसको वहां यूज कर सकते हो। अगर पॉलिटी में तुमको आर्ग्यूमेंट देना है कि भाई आर्टिकल 21 का कोई क्रिटिक डालना है, वो डिस्कस बोल दे, एग्जामिन बोल दे, तो तुम उसके अंदर क्रिटिक डाल सकते हो। नहीं, पेरेंट्स के भी राइट्स होते हैं भाई, खाली हमारे राइट्स थोड़ी हैं, ठीक है। उसका और एग्जांपल देता हूं। ऐसे अब क्या ये इवेंट्स हैं, इवेंट्स को मैरिज लूजिंग सैक्रिफाइस वैल्यू या फिर वो सब कुछ है, उसमें भी ये चीज डिस्कस करो भाई कि हाई कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का भी मतलब ये चीज चल रहा है। अब मैंने डाटा फेंका, म्यूटेट रिलेशनशिप्स में म्यूटेट कर रही है। अब बात क्या है, तुम समझ रही हो मैंने क्या बोला कि करंट अफेयर्स का 70% या 80% पोर्शन इज नॉट डायरेक्टली आस्क्ड एज अ टॉपिक। एज अ टॉपिक तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। जो करंट अफेयर्स में चल रहा होता है उसका तुम्हें कंटेक्स्ट याद कर रखना होता है, वो न्यूज में क्यों था, उसको टॉपिक से रिलेट करना होता है, और उसको डिसाइड करना होता है कि बॉडी में, इंट्रोडक्शन में, कंक्लूजन में, एज अ एग्जांपल, एज अ पॉइंट या एज अ वैल्यू एडिशन तुम उसको कैसे यूज करोगे। बस इतना ही काम होता है करंट अफेयर्स का। बियॉन्ड अ पॉइंट, बियॉन्ड दिस कुछ गिने चुने टॉपिक होते हैं जो मतलब जैसे मान लो यार न्यूक्लियर एनर्जी का 15 अगस्त को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ी बात बोल दी थी कि हम 10 टाइम करना है या कुछ करना है, तो IIT वेटेड यार ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी प्रीलिम्स में भी बार बार पूछ रहा है वो, और मेंस में भी पूछ सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी ही एक ऐसा टॉपिक बचा है जो मेंस में नहीं पूछा उसने। तो आ गया, उसने डायरेक्ट टॉपिक पूछ लिया। तो डायरेक्ट टॉपिक बहुत कम आते हैं, मोस्टली दे आर यूज्ड एज अ कंटेक्स्ट, एज अ एग्जांपल, एज अ वैल्यू एडिशन और एज अ पॉइंटर, जो भी समझ रही हो। अब जैसे मान लो डायरेक्ट टॉपिक आएगा भी ना, तो फिर ये कौन सा वाला आएगा, ये कंसल्टेशन ऑफ मेंस में पता चलेगा आपको कि नोट पे किसी का जो 3 मतलब जैसे नमन कहते हैं कि नॉट ऑल टॉपिक्स डिजर्व वन पेजर, किसका वन पेजर बनाना है, किसका हाफ पेजर बनाना है, किसकी वन लाइनर है वो भाई। वो तो अब जैसे न्यूक्लियर एनर्जी में केवल वन लाइनर है, अगर आपको कुछ डेटा और थ्री स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम पता है तो फिर हर सवाल लिख लोगे आप। मैं तो हर सवाल लिख लूंगा भाई, समझिए ना। तो वो तुम्हारे ऊपर है कि करंट अफेयर्स का एक डर बनाया हुआ है। करंट अफेयर्स साथ साथ जब तुम इधर, मैं तो रील देखते यार बना रहा हूँ यार, बोलो मैं तो पढ़ता भी नहीं न्यूज़पेपर, अपने टाइम पे नहीं पढ़ता था, मैं तो इधर उधर कुछ सोशल मीडिया चला रहा होता हूँ, मेरे को कुछ दिख जाता है तो मेरे को लगा चलो ठीक है चैनल ही बना देते हैं इसका, जब मैं बना ही लेता हूँ। तो अब मैंने ई गवर्नेंस वाला एग्जाम्पल दिया, देखो कि गवर्नमेंट ने कैसे डिलीट किए, तो वो डिलीट किया, वो मेरे को एकदम से क्लिक किया कि यार इट इज अ यूज वैल्यू ऑफ द डाटा, मतलब डाटा एनालिटिक्स कर रहा है सरकार। और ये 2000 पता नहीं 17 या 18 में PYQ आया हुआ है। अब मैं इसको वहां यूज करूंगा, और जगह भी यूज कर सकता हूँ इसको, बहुत जगह यूज होगा, मेरे ऊपर है कि मैं कहाँ यूज करता हूँ। अब मैंने वो डाला वुमेन वाला कि वुमेन का मैरिज एज जो है 19.8 से 21.2 हो गया है। मैं इस डाटा को याद कर लूंगा। अब कहीं पे भी मैरिज का क्वेश्चन आएगा या फिर चेंजिंग डायनामिक्स का क्वेश्चन आएगा, इंडियन सोसाइटी एम्पावरमेंट का क्वेश्चन
आएगा, पॉपुलेशन का क्वेश्चन आएगा, हाँ, टीएफआर का क्वेश्चन आएगा, उसके यंग सोसाइटीज ऑफ द वुमेन का क्वेश्चन आएगा, तुम्हारा ग्लोबलाइजेशन ऑन द इम्पैक्ट, ग्लोबलाइजेशन का इंडिया सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है भाई। 10 जगह यूज हो सकता है ये। मैं तो बस इस डाटा को याद करूंगा कि ये एक डाटा है, ये एक कंटेक्स्ट है, अब इसको यूज कहाँ करना है ये मेरी खासियत पे है कि कहाँ कहाँ यूज कर सकता हूं मैं। अब वो क्या होता है, लोग क्या करते हैं ना, इवेंट के ऊपर लिख देते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज होगा, मैं लिखता नहीं हूँ उस चीज को, मैं सिर्फ एज अ इवेंट को याद करता हूँ, इवेंट के डिटेल, जैसे 370 कंट्रोवर्सी नहीं, है। क्योंकि बात की कंसोलिडेशन ऑफ सिलेबस और कंसोलिडेशन मेंस जो हम कह रहे हैं ना कि पीवाई क्यों पता है, सिलेबस पता है, पर्सपेक्टिव्स पता है, क्या पूछ रहा है वो पता है ना। जब वो क्या बस पूछ रहा है पता है तो फिर हमको पता है कि भाई वो एग्जाम पूछ क्या रहा है, तो फिर हम हाँ, कुछ भी बोलोगे तो फिर हम ऑटोमेटिकली रिलेट कर लेंगे उससे। और ये और जो फिर रिलेट करने वाला जो पार्ट है ना, ये पॉलिशिंग और रिफाइनमेंट वो है। वो पॉलिशिंग और कंसोलिडेशन में ही होता है। जो रिलेशन वाला, मैं तुम सोच रहे हो कि दिसंबर जनवरी तक तुम पढ़ाई करोगे और बाद में रिलेशन आ जाएगा, तुमको अचानक से एकदम से रिलेशन नहीं बनते। रिलेशन बनने में टाइम लगता है भाई। और नहीं तो क्या। एक रिलेशन 3 4 2 3 साल तुमको इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके बनता है। उसी तरह प्रिपरेशन में भी है, 4 फेज लगाओगे तब जाके प्रिपरेशन बनेगा। समझ रहे हो ना। तो अब करंट अफेयर्स का गेस तुम समझ गई हो, करंट अफेयर्स का काफी फियर रहता है। अरे वो प्रीलिम्स करंट अफेयर्स कौन पढ़ता है भाई, प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स कभी नहीं पढ़ा जाता, वो अब टाइम भाई पास ये होता है। नंबर वन, मतलब जैसे गरीब की नंबर एक पहचान रहती है कि भाई वो फिल्म्स का करंट अफेयर पढ़ता है। प्रीलिम्स भाई का मैंने करंट अफेयर्स 50 फिल्म्स पढ़ता निकाले, है। मैंने अब तक एक बार भी करंट अफेयर नहीं पढ़ा, और मैंने फॉरेस्ट हर बारी मतलब 3 बार तो मैंने फॉरेस्ट निकाला ही है। वो उससे प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स का बता दूंगा मैं, वो जब प्रीलिम्स आएगा तब बताऊंगा, उसकी चिंता अभी से तो पढ़ना, अभी तो कुछ नहीं करना, अभी तो तुमको मेंस ही पढ़ना है। अगर तुम तैयारी कर रहे हो, मेंस पढ़ो, ऑप्शनल पढ़ो, यही बात है, कोई मत मतलब करो। नहीं है अभी तुमको। तुम उठा के फिल्म्स की टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, कोई जीरो जीरो मतलब है उसका अभी। मतलब कोई सबसे सबसे बड़ी कोई गलती करता है वो यही करता है। यही करता है वो कि भाई ईयर लॉन्ग फिल्म्स की टेस्ट सीरीज लगा लेता है। इफ नॉट कंटेंट देन कैसे किसी एक सोर्स को पढ़ के अपना पर्सपेक्टिव बनाएं और कैसे एक मटेरियल हाँ, यूज करें टू जनरेट। अच्छा चलो, यूपीएससी नोटिफिकेशन में कोई सोर्स प्रोवाइड करता है क्या, मतलब कि व्हाट इज द बिगेस्ट सोर्स, बिगेस्ट एसेट दैट यूपीएससी गिव्स यू टू क्लियर दिस एग्जाम, कोई बताएगा? बताओ बताओ, सबसे बड़ा एसेट क्या है कि जो यूपीएससी बताता है कि भाई पीवाई इसका क्यू एग्जैक्टली। एग्जैक्टली सिलेबस एंड पीवाई क्यूज। उसका मैंने पीवाई डायसेक्शन भी करके दे दिया तुमको हाँ, यार, उसका बताओ। अच्छा मैंने पब्लिकली डाली नहीं है, उस वीडियो को डाल दूंगा मैं। उसका तो डायसेक्शन भी दे दिया यार, सिलेबस और और पीवाई नहीं क्यू तो का क्या। मैंने, एंड कि कैसे। पीवाई क्यू अनपीलिंग द स्केलेटन की, एक्चुअली जो पीवाई क्यू अनपीलिंग जो उसका बेसिस है, बेस्ड ही इस चीज पे है कि सबसे बड़ा रिसोर्स ही हुई है, कहां से पर्सपेक्टिव बनाए, तो पीवाई क्यू से बनाओ, सिलेबस से बनाओ, फिर उसके बाद में डिस्कस करो, उसके बाद में हम लोग हैं, हम लोग जो डिस्कस करते बा, हैं, डिस्कशन से बात पॉइंटर्स उठाओ। बात क्या है, बेर बेर मिनिमम चीजें तुमको याद करनी पड़ेंगी। जब तुम बेर हाँ, मिनिमम चीजें याद कर लोगे, उसके बाद कनेक्शंस बिल्ड, मतलब क्या, डॉट्स तो तुमको बनानी पड़ेंगी ना, मल्टीपल डॉट्स बनाओगे कैनवास के ऊपर, तभी तो डॉट्स को कनेक्ट करके पिक्चर बनेगी ना। पिक्चर तो तभी, ऐसा तो है नहीं तुम रैंडमली कर्व्स रैंडमली ड्राइंग करोगे और तुम्हारी पिक्चर बन जाएगी। भाई कैनवास पे पहले डॉट्स या फिर कुछ एक खाका स्केलेटन, इसलिए मैं स्केलेटन बोलता हूँ भाई उसको, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। एक रफ स्केलेटन या रफ ड्राइंग, स्ट्रेट लाइंस, डॉट्स, वो कुछ तो बनाओगे ना, तभी उनको ज्वाइन कर करके स्केच बनेगा ना तुम्हारा। ऐसे डायरेक्टली तो स्केच बनाना शुरू करता नहीं है कोई। तो वही जो स्केलेटन होता है उसी को बोलता हूं मैं कि तुमने पीवाई क्यूज कर लिए, तुमको समझ आ गया, अच्छा यार वो प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ राइट्स पूछ रहा है, वो फेडरलिज्म के अंदर सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज पूछता है, वो कन्फ्रंटेशन पूछता है, कंपटीशन पूछता है, और कोऑपरेशन पूछता है। तो मेरे को इसका एग्जांपल पता होना चाहिए। वो फिजिकल फेडरलिज्म में स्टेट का स्ट्रेंथ, स्टेट की हेल्थ पूछता है, और बिटवीन द 14th 15th 16th को कंपेयर करवाता है। तो अच्छा ये सब वो पूछता है, तो पहले इसको वो याद कर लेता हूँ, डॉट्स बना लेता हूँ अपने कैनवास पे, है ना, बेयर मिनिमम स्केलेटन बना लेता हूँ। उसके जब डॉट्स बन जाएंगी, स्केलेटन बन जाएगा, उसके अंदर देन आई विल स्टार्ट एडिंग द, जैसे तुम मान ले तुम्हें ह्यूमन बनाना है, तुम पहले स्केलेटन बनाओगे ह्यूमन का, फिर उसके अंदर क्या करोगे, उसके अंदर पहले तुम वो डालोगे, फ्लैश डालोगे, है ना, फ्लैश, फिर उसके अंदर तुम ब्लड डालोगे, है ना, फिर उसके ऊपर ब्लड और फ्लैश डालने के बाद तुम उसके ऊपर स्किन डालोगे, स्किन लगाओगे, उसकी स्किन लगाने के बाद उसको कपड़े पहनाओगे, तभी तो बनेगा ना वो प्रॉपर ह्यूमन। नहीं तो अब तुम डायरेक्टली तो ह्यूमन नहीं बना सकते, पहले पूरा खाखा तो तुमको बनाना पड़ेगा ना, जिसको बोलते हैं रफ स्केलेटन। तो वो तुमको करना पड़ेगा। एक बार वो हो जाएगा तो फिर आपस में तुम जोड़ जोड़ मतलब स्केच तो फिर आपस में जो होता है कनेक्टिंग द डॉट्स, डॉट्स को कनेक्ट तुम आराम से कर लोगे। यूपीएससी यार उसमें क्या है, वो यूपीपीसीएस में क्या है ना, वो निखिल बताएगा, निखिल ने भी कुछ किया तो था। लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के लिए पढ़ना पड़ता है भाई, उसके लिए यू विल हैव टू स्टडी। मेंस तो सेम ही है, निखिल का सेम सही स्कोर आया था, कुछ नहीं किया इसने, शक्ल उठ के बैठ गया ये जाके, फिर भी इसका अच्छा स्कोर आया था। तो मेरे को लगता है मेंस तो सेम ही है, उसका ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। लेकिन
प्रीलिम्स के लिए पढ़ना पड़ता है उसके। तो मेंस तो मेरे ख्याल सेम साइज चला लो, एक 5-6 डिफरेंट रहता है, 5-6 के लिए पढ़ लो, है ना। बाकी इसका अगर रहेगा तो मेरे से एक बार बताना, मैं तुमको शेड्यूल बना के बता दूंगा इसका कैसे कैसे करना चाहिए, या निखिल बता देगा तुमको। एंड फिर उसके बाद में थर्ड फेज रहता है कि फाइनल टच है। फिर अब आपको डिसेंट इनफ कमांड है कि भाई मतलब अर्बनाइजेशन में क्या पूछता है वो GS1 में, फिर GS2 में फेडरलिज्म में क्या पूछता है, स्कीम्स रिलेटेड टू वल्नरेबल सेक्शन में GS2 में कौन से वल्नरेबल सेक्शन पूछता है, वो कौन से स्कीम्स के बारे में क्रिटिकल एनालिसिस पूछता है वो, अभी सब कुछ आपको पता है। तो आप मतलब मेरी भाषा में कहें तो आप 380-385 लायक तो आप बन ही गए हो। अब आपको यहां से अब जब आपको 420 जाना है तो फिर आपको बहुत सारा फाइनल टच देना पड़ता है। फाइनल टच में क्या है कि जो आपने किया है उसको आपने आप इंटरनलाइज तो कर ही दो, कि मतलब आपने राइट किया, आपने थोड़ा सा लिखा, आपने शॉर्ट नोट्स बनाई, आपने जॉटिंग्स बनाई, आपने मतलब जो जो एक स्केलेटन था उसके बाहर की चीजें भी अब आपने ऐड करना स्टार्ट की। भाई घर बना लिया, स्केलेटन बना लिया, पर अब विंडोज कहाँ पे आएगी, कलर कौन सा लगेगा, फर्नीचर कैसे कलर का लगेगा, ये सब चीजें अब आपने ऐड करना स्टार्ट किया है। इस फेज में सेम गोज विद कि अब आपने, अगर आपको लगता है भाई मेरे इस चीज का मतलब थोड़ा सा कंटेंट कम है, ट्रांसजेंडर अगर एक वल्नरेबल सेक्शन है, पर मेरे को लगता है कि यार थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एंड राइट्स एक्ट पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो फिर चलो यार मैं 3-4 पॉइंट पे उसके प्रोविजन ही देख लेता हूँ यार, क्या पता कि अगर ट्रांसजेंडर वाला क्वेश्चन लिखने आएगा तो फिर मैं वो चीज लिख लूंगा, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आएगा तो भी मैं लिख लूंगा, क्यों, क्योंकि अभी न्यूज में था। तो ये फाइनल टच ऐसे रहता है कि एक बार आपने एक बार फाउंडेशन बना लिया, आपने चीजों को एक बार बना लिया, तब आपने वो चीज करी। पर बात क्या है कि लोग यहां तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाते, लोग कंसल्टेशन में ही रह जाते हैं पूरा वो टाइम। उनका एक पार्किंसन लॉ अगर तुम लोगों ने सुना हो तो उसका फंडा क्या होता है कि तुम एथिक्स, अगर मैं तुमको 10 दिन दूंगा एथिक्स पढ़ने के, तुम 10 दिन में एथिक्स कंप्लीट कर दोगे। अगर मैं तुमको 20 दूंगा तुम 20 दिन लगा दोगे, 60 दूंगा तुम 60 दिन लगा दोगे। मैं जितने ज्यादा दिन तुम्हारे बढ़ाता रहूंगा तुम उतने ज्यादा दिन लगा दोगे उसको तैयारी करने में। और इवेंचुअली ऐसा कुछ नहीं होगा, जितने तुम्हारे मान लो लेट से 10 दिन एथिक्स पढ़ के तुम्हारे फॉर एग्जाम्पल 100 नंबर आ रहे हैं, तो 60 दिन पढ़ के 105 आ जाएंगे, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। 50 दिन तुमने एक्स्ट्रा लगा के 5 नंबर बढ़ाए, अगर वो 50 दिन तुम कहीं और लगाते तो तुम्हारे 5 नंबर से ज्यादा ही नंबर आते। उसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन, जो एलपीपी में हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के अंदर कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, कि भाई तुम्हारा मकसद है कि मैक्सिमम ऑप्टिमाइज करना, जहां से जितना मैक्सिमम नंबर आ सकता है तुम्हें वो करना है, तुम्हें मेडल नहीं मिल रहा। का पर्पस एडमिनिस्ट्रेशन, सबका पर्पस ही वही है भाई। हमारे पास में इनफाइनाइट रिसोर्सेज नहीं है, तुम डीएम बनोगे तब भी इनफाइनाइट रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, जितने भी रिसोर्सेज रहेंगे उसमें भी तुमको भाई हॉस्पिटल भी बनवाने हैं, स्कूल भी बनवाना है, गड्ढे भी वो करवाने हैं, क्या बोल, फिर इलेक्ट्रिसिटी भी करनी है, स्ट्रे डॉग्स का भी मतलब इशू सॉल्व करना है, पानी का भी सॉल्व करना है, क्या क्या तब किसको बोलोगे मतलब। उसकी प्लानिंग के टाइम पे तुम्हें सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सा ऐसे बंदे को डिप्लॉय करूं जो 4 काम एक साथ संभाल लेगा। यस, उसी चीज को बोलते हैं मैं ऐसा कौन सा डाटा याद करूं, ऐसा कौन सा कंटेंट याद करूं जो 10 जगह यूज हो सकता है। मेरा फोकस हमेशा उसी चीज पे रहता था कि मेरे पास लेट से 4 ऑप्शन तुमने दे दिए, तो मैं ऐसे डाटा या ऐसे फैक्ट या ऐसे आर्गुमेंट को याद करूंगा जो जिसको मैं बोलता हूँ यूजेबिलिटी फैक्टर, है ना। फिल्टर में चौथा फिल्टर ये डाला था अभी चैनल पे कि ऐसा कंटेंट याद करो जो 10 जगह यूज हो सकता है। मैं ऐसा कंटेंट क्यों याद करूं जो एक ही जगह यूज होगा। फॉर एग्जांपल विश्वेश्वर, जैसे 25 साइंटिस्ट के नाम याद करवा रहे हो तुम मेरे को कंट्रीब्यूशन, भाई मैं क्यों याद करूं उसको, वो कहाँ यूज हो सकता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया उसका तो वहां यूज होगा, या फिर कोई जनरल क्वेश्चन आ गया कि साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन क्या है तो मैं वहां यूज कर सकता हूँ। लेकिन क्या मैं उसको किसी और सब्जेक्ट में यूज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, मेरी लिमिटेशंस हैं, जैसे है ना। तो मैं यूपीएससी क्यों क्या याद करूँ करेगी ना, उसको? मैं बताता हूँ। तुमने सारे 25 साइंटिस्ट के नाम रटवा लिए, मोस्ट ऑफ द केस ये रहेगी सारे मेल्स रहेंगे। यूपीएससी ये पूछेगी कि भाई फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन बताओ साइंस एंड टेक में, स्टेम में, वो तुमको याद ही नहीं है। मतलब तुमने 25 साइंटिस्ट रटे, वो मेहनत तो गई गई, जो तुम उसका एफर्ट्स बाकी एग्रीकल्चर का क्वेश्चन इंप्रूव करने में कर सकते हो तो गया ही गया, पर जो तुमने पढ़ा था वो भी सवाल तुम अच्छे से नहीं लिख पाए यार, मतलब डबल वैमी है वो। हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो आई गेस तुम समझ रहे हो, तो उसी को बोलता हूँ यूजेबिलिटी। उसी भाई मुद्दे की बात परेटो ऑप्टिमाइजेशन ही है। परेटो हाँ, ऑप्टिमाइजेशन और पार्किंसन लॉ, तुम्हें डंडा देना पड़ता है, अपने आप को बिल्कुल सही डेडलाइन बात है। बनानी पड़ती है, तभी तुम काम करते हो। दूसरी चीज, तुम काम ऐसा करो जो 10 जगह इस्तेमाल हो, है ना। ऐसा रिसोर्स पकड़ो तुम कि भाई जो तुम उससे मार्केटिंग भी करवा लो, सेल्स भी करवा लो, उससे लेक्चर भी रिकॉर्ड करवा लो, है ना। तुम ऐसा बंदा पकड़ो जो तुम्हारे ऑफिस के अंदर तुम्हारे जो कस्टमर्स को भी डील कर ले, तुम्हारे स्टाफ को भी डील कर ले, तुम्हारे लिए चाय पानी भी ले आए, सब कुछ कर दे वो, है ना। तुम्हारा वो हेल्थ डिपार्टमेंट संभाल ले, एजुकेशन भी संभाल ले, तुम्हारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट संभाल ले,
मतलब ये तुम्हारे ऊपर है ना कि इसी को बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन। ये वन ऑफ द, जैसे मैं इंटरव्यू में क्वेश्चन में पूछता हूँ कि हु इज अ गुड लीडर, लीडर की एक सबसे अच्छी पहचान ये होती है कि ही नोज हाउ टू एलोकेट द रिसोर्सेज। भाई रिसोर्स एलोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि पहले तुम पहचानते हो कि किसकी कितनी कैपेबिलिटीज हैं। जब तुम पहचान लेते हो, मैंने पहचाना कि इस कंटेंट की इतनी कैपेबिलिटीज है, ये यहाँ यूज हो सकता है, जैसे मुझे पता चल गया तो फिर मैं उसी के हिसाब से उसको ग्रेडेशन दे देता हूँ कि अच्छा ये तो मेरे को याद रहना ही चाहिए क्योंकि ये 10 जगह यूज होता है। ठीक है, उसको फिर मैं एवरीवेयर फाइल बोल देता हूँ। मतलब मैं बनाता था अपने टाइम पे कि भाई ये चीज है तो 10 जगह यूज होता है। मैंने एक फ्रेमवर्क निकाल लिया, मेरे को पता चल गया ये फ्रेमवर्क तो 10 जगह यूज होता है, तो मैं अब उसको हमेशा याद कर लूंगा, ये तो कुछ भी समझ नहीं आएगा तो इसको यूज कर लो, है ना। उससे डाटा, अब डाटा को भी तरीके होते रटने के, है ना, तो वो कहाँ यूज करना है, कितना यूज करना है। अब तुम छोटे छोटे डाटा रट के घूम रहे हो, उसकी क्या मान लो इंक्लूसिव ग्रोथ का डाटा रट रहे हो तो समझ भी आता है कि भाई वो बहुत बड़ा टॉपिक है, वो 10 जगह आता है सिलेबस के अंदर, खाली GS3 में नहीं 10 जगह यूज होता है वो। अब तुम लेट से कोई छोटा सा कोई टॉपिक चल रहा है, मान लो बहुत छोटा सा कोई सेम GS3। जैसे ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के केसेस अगर तुम रटोगे भाई, सब हाउसिंग के हाँ रटो, हेल्थ के रटो, एजुकेशन के रटो। मैं तो कहता हूँ कि हेल्थ के 3-4 रटो भाई। क्या हाँ कौन अजय बत्रा केस भी है, फिर और कोई चमेली सिंह उसकी केस भी है, कोई और भी केस, 4 केस भाई। क्यों? क्योंकि मैं वो हेल्थ में भी लिख सकता हूँ, मैं वो आर्टिकल 21 में भी लिख सकता हूँ, मैं ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिख सकता हूँ, मैं गवर्नेंस में भी लिख सकता हूँ, हर जगह पे लिख सकता हूँ। मैं एक ऐसा चीज लिखू पढ़ूंगा, मैं ऐसा चीज रटूंगा। अब बात क्या है कि मैंने 3 फेजेस में मैंने कंसल्टेशन भी करा है, तो फिर मेरे को पता है कि कौन से सवाल आते हैं, कौन सा टॉपिक आता है। मैंने रिफाइनमेंट भी की है कि कैसे कि भाई इस टॉपिक को किसके साथ में इंटरलिंक करना है, इस टॉपिक को समझना कैसे है, कहां पे मेरी कमी है। हेल्थ में मैं समझ सकता हूँ कि अच्छा मेजोरिटी ऑफ द जनता जो है ना वो यही मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स पे ही डिस्कस करती है, राइट्स पर्सपेक्टिव से नहीं नहीं सोच रहा है कोई। क्यों नहीं सोच रहा? राइट्स पर्सपेक्टिव में नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या कहती है वो भी तो मेरे को पता है ना, क्योंकि मैंने रिफाइनमेंट करी है। तो वहां से मेरे को पता है कि भाई पॉलिटी वाला एस्पेक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। अब पॉलिटी वाला एस्पेक्ट ऐड करके फिर मेरा तो फाइनल टच भी बना। अब बात क्या कि इन सब से अगर कोई एनएफएसए वाला क्वेश्चन आता है, कोई आयुष्मान भारत वाला क्वेश्चन आता है, कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, तो मेरा अंडरस्टैंडिंग इतना रहता है कि मैं प्रीलिम्स के लिए भी कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन में कर लेता हूं वो, क्योंकि मेरा अंडरस्टैंडिंग है यार। वो कोई सब प्रीलिम्स के बहुत एक सबसे बड़ा स्कैम तो भाई ये है कि वो बोलता है कि मेरे इसमें आयुष्मान भारत था नोट्स में, तो फिर मैं एक क्वेश्चन आयुष्मान भारत वाला क्लेम करता हूँ। भाई वो पूछ क्या रहा है, तूने कंटेंट में दिया क्या है? मतलब ऐसे तो भाई मतलब अब गूगल को सारे क्वेश्चन क्लेम कर लेने चाहिए। मतलब सबसे स्टूपिडेस्ट चीज ये है कि भाई तुम ये भाई मैपिंग करना। हम लोगों को भी क्लेम बोला था ये, मतलब हम लोगों को भी लोग बोलते कि भाई आप बताओ क्या थे। मैंने कहा भाई इससे स्टूपिड चीज तो मैं बंद कर दूंगा, पर मैं ये नहीं करूंगा। और तुमने, मतलब हम सबको तो करते भी पता नहीं, ही है तुमने कि देखा कितना होगा, यूजफुल था ये। हम ये काम तो कभी नहीं करते। क्वेश्चन डायरेक्ट भी हिट हुई, जैसे CDS का पेपर हुआ था, हमारे एमएक के नोट से डायरेक्ट हिट थे, डायरेक्ट। मेरा जो वो है कंटेंट मेकर, तो मैंने वो बोल रहा था कि सर कर दूं क्या, मैंने कहा शांति से बेटर है और ये नहीं सब। तो क्या भाई, मतलब बंद कर देंगे पर ये नहीं करेंगे भाई। मतलब बिल्कुल सही बात है ये। इवन मतलब तुम मेंस प्रोबेबल में देख लो कि हम लोगों ने कितने GS3 के तो ऑलमोस्ट 12-13 क्वेश्चन हम लोगों ने निकाले थे, कि जो बिल्कुल एग्जैक्ट भाई टॉपिक बताया था। मुश्किल मुश्किल सवाल भी हम लोगों ने बताए थे कि भाई ये कर लो ये आएगा, एग्जैक्ट हिट थे वो। लेकिन वो तो बात क्या होती है, वो सब नैरेटिव्स होते हैं, टैक्टिक्स होते हैं, वो हाँ, सब छोड़ो। मुद्दे की बात क्या है, तुमको ये समझना है कि भाई एग्जाम निकलता कैसे है ना। यस, अब वो जो हमें लगा कि यार मार्केट में ये कोई नहीं बताने वाला तुमको, सब के सब तुमको वो वाले लूप में फंसा देंगे कि ये कंटेंट याद कर लो, है ना, ये कंटेंट वो सब रटवा देंगे तुमको कि इसको रटो और नंबर लिख के आओ, लिखो और नंबर ले आओ। और बिलीव में अगर सबके सब एक ही कंटेंट को लिख के लिख के आ रहे हैं ना, तो किसी को नंबर नहीं मिलने वाले। मतलब अगर सबके सब सेम ही है, मतलब वो भेड़ चाल है, फिर भेड़ चाल को हाँ। अब देखते आईएएस हैं, अब नहीं बना जैसे सकते। S400 पूछा तो फिर अब S500, 600, 700, 800 सब पे क्वेश्चन आएगा फिर हाँ तो इस वो सीरीज में। भी है भाई, उससे कुछ नहीं होना। आई गेस तुम लोग मेन जो क्रक्स था सेशन का वो समझ चुके हो कि अगर हाँ 27 के लिए प्लान करना है तो उसका तो क्वेश्चन उठता ही नहीं कि प्लान करना है नहीं करना। प्लान करना है तभी तुम लोग यहाँ पे हो, तभी अगर तुम लोग करना यहाँ है पे। तो उसको कैसे करना चाहिए, है ना। बिल्कुल बिगिनर है तो बिगिनर का पर्सनल डीएम में पूछ लेना आके कि उसको क्या करना चाहिए, मैं बता दूंगा। लेकिन आई सपोज कि तुम लोग बिल्कुल बिगिनर नहीं हो, तुम लोगों को पता है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, रीजनलिज्म क्या होता है, सेक्युलरिज्म क्या होता है। अगर इतना सब पता है तो यू शुड ऑलवेज फोकस कि मैं उसको फेजेस में तोड़ूं, है ना। और फेजेस में तोड़ते हुए जो जैसे जिस पोर्शन की सबसे कम यूटिलिटी है, भाई तुम सब जल्दी से जल्दी पढ़ के फेंको चीजों को। जितना जल्दी पढ़ के फेंकोगे उतनी जल्दी उसको यूजेबिलिटी पे तुम लेके आओगे। नहीं तो होगा क्या, तुम पढ़ते ही रह जाओगे। और जब यूज करने, सबसे बड़ी दिक्कत क्या, सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं, मेरे चैनल पे भी डाला था इस पोस्ट को, कि मैं अभी स्टूडेंट से बात कर रहा था तो शी वाज सेइंग कि मैंने कोई एथिकल कोर्स किया हुआ पहले, ठीक है,
तो उसने सब लेक्चर देखे होंगे, 20 के 20 लेक्चर। तो अब वो कह रही थी कि मेरे से आंसर नहीं लिखे जा रहे। तो मैंने कहा क्यों, क्या दिक्कत हुई, आंसर नहीं लिखे जा रहे, सब पढ़ा, ऐसा तो है नहीं, टीचर तो अच्छे हैं वो वाले, है ना, तो सब पढ़ा रखा होगा। तो कहती है बस नहीं लिखे जा रहे। दिक्कत क्या है कि जब वो कंटेंट पढ़ रही थी उसने कभी सोचा ही नहीं कि जो वो पढ़ रही है उसको यूज कहाँ करना है। मेरी बात समझ रहे हो ना? जो तुम पढ़ रहे हो, अगर तुमने ये ही नहीं सोचा कि मैं वो क्यों पढ़ रहा हूँ, भाई हर समय तो तुमको यही, तुम्हें अल्टीमेटली यही सोचना है कि मेरे जो तुम एफर्ट डाल रहे हो उस एफर्ट से रिजल्ट आएगा या नहीं। अब तुम पढ़े जा रहे हो, तुम्हें तो स्कॉलर बनना है क्या? क्यों पढ़ रहे हो? अगर पढ़ रहे हो तो हर बात यही सोचो ना कि मैं ये जो पढ़ रहा हूँ मैं कहाँ यूज करूंगा। अगर यूज नहीं हो रहा तो मत ही पढ़ो, उसको छोड़ो, डिस्कार्ड करो। अब उसको ये पता ही नहीं कि यूज कहाँ करना है, क्यों? क्योंकि उसने कभी क्वेश्चन देखे ही नहीं, उन्हें खाली थ्योरी लेक्चर, उसने मजे के लिए कि एथिक्स पढ़ना थ्योरी के लेक्चर सारे देख लिए। अब जब क्वेश्चन अटेंड कर रही है तो उसको समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन में लिखूंगा। तो मैंने कहा चल लिख के भेज क्वेश्चन उसने लिख के भेजा मेरे को, केस स्टडी लिख के भेजी। तो मैंने कहा इस क्वेश्चन में एक भी चीज मेरे को ऐसी बता दे जो तूने एथिक्स की पढ़ी हुई यूज करी हो। सारी की सारी कॉमन सेंसिकल बातें हैं तुम्हारी, जो भी तुमने लिखा है सब की सब कॉमन सेंसिकल बातें हैं। एक भी कोई ऐसा वर्ड है जो तुमने पढ़ के लिखा हो इसके अंदर, जो तुमने पढ़ा है वो लिखा है? कहती नहीं लिखा मैंने। मैं क्या, फिर क्या पढ़ा, क्या करा तुमने? ना ही पढ़ती सच्चा उसको। ये चीज तो तुम आज भी लिख लेती हो, 20 साल वो लेक्चर देखे बिना भी लिख लेती। तो मुद्दे की बात क्या है कि तुम जो पढ़ते हो तुम्हें यही नहीं पता तुम पढ़ते क्यों हो, और उसको यूज ना मेन करना है। बात क्या है कि भाई पढ़ाई में ना कराया स्पून फीडिंग कि भाई ये 10 हाँ, फ्रेजेस रट हाँ, लो, पहला इंट्रोडक्शन ऐसे लिखते हैं, कोट लिखते हैं, फिर बॉडी में 4 पॉइंट लिखने हैं, फिर एक पर्सपेक्टिव ऐसे लिखना है, एक पर्सपेक्टिव ऐसे लिखना है, फिर कंक्लूड ऐसे करो, हो गया। बात क्या है कि जब क्वेश्चन दिखता है तो फिर भाई 4 लाइन का तो क्वेश्चन ही आता है एथिक्स में, फिर तुमको पता नहीं चलता कि भाई कैसे करे। भाई पढ़ने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि मैंने क्या बताया कि तुमको 10 पॉइंट चाहिए, तुमको ये भी तो पता होना चाहिए ना कौन सा 10 पॉइंट चाहिए। जब क्वेश्चन को पढ़ना सीखोगे तुम, तभी तो तुम्हें पता चलेगा कौन से 10 पॉइंट पढ़ने हैं। लोग क्या करते हैं, रैंडम सा कोई मटेरियल में 100 पॉइंट लिखे हैं, 100 पॉइंट याद कर लेते हैं। अब उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन के 10 पॉइंट कहाँ हैं उसके, उन 100 पॉइंट्स के अंदर। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले ये आइडेंटिफाई करता हूँ कौन से 10 पॉइंट चाहिए मुझको क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। जब मेरे को वो पता चल जाता है, उसी 10 पॉइंट को हंट करता हूँ मैं जाके नोट्स के अंदर। इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूँ, आई एम डूइंग रिवर्स इंजीनियरिंग। मैं ये नहीं सीखता कि मशीन बनती कैसे है ना, मशीन को बनाना, मैं ये पहले मशीन को खोलता हूँ जाके, मैं देखता हूँ इस मशीन के कौन से ऊर्जे पुर्जे कहाँ पे हैं। जब मेरे को पता चल जाता है ये मशीन ऐसे खुलती है, ये ऐसे बंद होती है, ये होता है, ये पुर्जा ऐसा है, ये पुर्जा ऐसा है, उसके बाद फिर मैं उसको स्टडी करता हूँ। फिर मैं अकॉर्डिंगली जाके स्टडी करता हूँ, अच्छा यार ये पुर्जे को बनाने के लिए ये चाहिए, ये पुर्जे को बनाने के लिए ये चाहिए। मतलब इट्स डायरेक्टली रिवर्स इंजीनियरिंग। मैं क्वेश्चंस को देख के पढ़ाई कर रहा हूँ। लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करने के बाद क्वेश्चंस को देखते हैं। एग्जैक्टली उल्टा अप्रोच है, एग्जैक्टली उल्टा। उस चक्कर में होता क्या है कि तुम पढ़ने के लिए 10 घंटे लगाते हो, लेट्स से एनालॉजी देता हूँ, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुमने 10 घंटे पढ़ा, फिर आंसर राइटिंग के लिए तुम 10 घंटे अलग लगाओगे, 20 घंटे हो गए। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि तुम जो तुमने पढ़ा है तुम आंसर में लिख रहे हो। हुआ क्या, इवेंचुअली या फिर तुम्हारी जो नंबर बहुत रिलेवेंट कम है, या है फिर ना। जो हाँ, रिलेवेंट है, क्योंकि भाई क्वेश्चन तुमने देखा ही नहीं। हाँ, तुमने 20 घंटे लगा दिए और अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि तुम जो लिख रहे हो वो क्वेश्चन का रेलेवेंस के हिसाब से लिख रहे हो। ठीक है, तो तुम्हारे बहुत 2 या 3 नंबर आने वाले 10 में से। मैं क्या करता हूँ, मैं उस 20 घंटे को 15 घंटे में लेके आता हूँ। अब सरफेस पे तुम्हें लगेगा कि 10 घंटे लगने चाहिए, लेकिन मेरे को 15 घंटे लग रहे हैं, तो शुरू में तुम रेस्टलेस फील करोगे, रेस्टलेस हो जाओगे कि यार ये क्या है, तो इसका तरीका बहुत बेकार है, इसमें तो टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है पढ़ने में। लेकिन मैं जो 15 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन आंसर लिखने वाला और पढ़ने वाला दोनों को मर्ज कर दिया। अब जब मैं मर्ज करूंगा तो ऑब्वियसली मेरा टाइम रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि 2 काम एक साथ कर रहा हूं मैं, है ना। तो अलग अलग करूंगा तो टाइम गैप आएगा, मैं चीजें भूल जाऊंगा, मैं रिवाइज करूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, एक साथ करूंगा तो टाइम कम लगेगा, तो 5 घंटे वहां रिड्यूस होंगे। लेकिन अब होगा क्या, जब मैं दोनों को एक साथ पढ़ रहा हूँ ना, क्वेश्चन में क्या चाहिए, मुझे पढ़ना क्या है, तो एग्जैक्टली मैं जो भी पढ़ रहा हूँ मैं वही चीज पढ़ूंगा जो मेरे को आंसर को लिखने के लिए चाहिए। जो आंसर को लिखने के लिए नहीं चाहिए मैं उसको तुरंत डिस्कार्ड कर दूंगा। होगा क्या, मेरा टाइम सेव हो जाएगा, मैं ऐसी चीज याद ही नहीं करूंगा जो मेरे को याद नहीं करनी चाहिए। और जो भी मैं याद कर रहा हूँ मेरे को ये पता है मैं क्यों याद कर रहा हूँ। इसलिए तुम देखना, मैं कभी भी, मैं जैसे मान लो एथिक्स पढ़ाता हूँ, एथिक्स मेरा अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरे को अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो मैंने एथिक्स में ऐसी, मैंने बहुत चीजें पढ़ी हुई हैं एथिक्स में, ऐसे ही नंबर नहीं आ गए मेरे, है ना। मैंने भी अपने टाइम पे चीजें पढ़ी हुई हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते मेरे बहुत बल्कि नोट्स बन गए थे, है ना, कि बहुत सारी चीजें पढ़ ली, ऊट पढ़ा कुछ भी पढ़ लिया। लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं उनमें से सिर्फ वही चीजें पढ़ाता हूँ जो एक्चुअली में आंसर में यूज होती हैं। जो आंसर में यूज नहीं होती उसको सबको डिस्कार्ड कर दिया मैंने। मेरे को पता है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो 100% आंसर में यूज होगा, अगर यूज नहीं होगा तो मैं बताता ही नहीं उस चीज को। जो थ्योरी पढ़ाने, यही डिफरेंस होता है टीचर और मेंटर के अंदर। टीचर का काम क्या होता है, टीचर तुमको सब कुछ पढ़ा के चला जाता है, मेंटर तुमको ये बताता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है। मतलब आई गेस दिस इज वेयर लाइक आर टू इसलिए हमने अपना नाम प्रोग्राम्स भी नर्सरी एनसीआर रखा हुआ है। एंड एनएमएस जो है वो यही काम करती है भाई। एक तो वो इंश्योर करती है कि तुम्हारी अकाउंट, तुम 4 फेजेस तो है पर तुम सही पाथ पे हो क्या, मतलब अभी फरवरी, मतलब अगस्त 15 है, अगस्त 20 है, तुमको क्या चीज करनी चाहिए, तुम कहाँ पे हो,
तुम्हारा रोज का दिन कैसे जा रहा है, तुम्हारा वीक कैसे है। तो एनटीआर सीक्स टू डेवलप दैट टेस्ट फॉर यू थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द फेजेस। सेकेंडली सीक्स टू इंश्योर कि भाई तुम्हारे पास में अगर कोई रिसोर्स तुम्हें नहीं पता चल रहा, तुम्हें पता नहीं चला कि भाई रीजनलिज्म कहां से पढ़े, तुम्हें नहीं पता चल रहा कि भाई गवर्नेंस कहां से पढ़े, तुम्हें नहीं पता चला कि भाई इश्यूज रिलेटेड टू स्कीम्स रिलेटेड टू सेक्शन में कौन सी स्कीम्स उठानी है, क्या कंटेंट पढ़ना है, सब एनटीआर में करवा रहे हो। एट द सेम टाइम देयर इज अ नर्चरिंग इकोसिस्टम कि भाई हम लोग कंसिस्टेंट बता रहे हैं ना, देयर इज अ वन ऑन वन। आई थिंक केवल हम दोनों ही ऐसे, केवल एनएफयू ऐसी एक जगह है कि जो एक्चुअल में बताते हैं कि पेपर कैसे क्लियर होता है। आई डोंट थिंक कि कोई नहीं, और सब बताते हैं कि भाई पढ़ना, सब लोग पढ़ना सिखा रहे हैं, बस केवल हम ही लोग जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और हमारे साथ तो एक और चीज है कि जैसे हम किसी को लाते भी नहीं, हम दोनों ही काम करते हैं। और नहीं तो क्या, क्योंकि हमें लगता है तो कि बहुत आसान है, मतलब लाइक यू कांट इमेजिन कि इतने सारे लोग लाइक एक्चुअली अप्रोच अस विद द फैक्ट दैट कि मतलब मैं ये करा दूंगा, मैं ये करा दूंगा, मेरा इसमें एक्सपर्टीज है। भाई अब बात क्या है कि अप्रोच भी तो मैच करे, मतलब अब हम लोग वी नेवर स्टूड फॉर दिस थिंग कि भाई तुम इतना ये चीज करो। हम लोग को जब जरूरत लगेगी हम लोग उसको ऐड करेंगे, जो पेपर क्लियर करने के चाहिए वो हर चीज हम करवाएंगे। देखो और वही है कि हम फिर बोलते भी कड़वाएं, हम तो सीधा बोलते हैं कि भाई तुम आंसर ले, हम तो मेरा था कि मैं बहुत ज्यादा क्रिटिकल हूँ। मेरे को तुम आंसर दिखा दोगे, खैर वो एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है, लेकिन मैं बहुत क्रिटिकल हूँ। तो मेरे को जैसे क्वेश्चन दिखाता हूँ मेरे को तुरंत गलतियां दिखनी शुरू हो जाती है उसके अंदर, ये गलती कर दी, ये गलती कर दी, ये गलती कर दी। तो मेरा फंडा रहता है कि भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम क्रिटिक दे दो सामने वाले को, ताकि उसके पास इम्प्रोवाइजेशन के स्कोप बहुत ज्यादा हो, है ना। नहीं तो फिर वो, अब सीधी बात है, इम्प्रोवाइजेशन करना ही पड़ता है भाई। ऐसा नहीं है मैं बहुत बड़ा स्टड हूँ, मेरा भी 410 ही आया, 410 पर नहीं जा पाया मैं, है ना, चला जाता, लेकिन ठीक है, मतलब मेरे पास और कंडीशन थी जो भी था। लेकिन अब उसके बाद मेरे पास भी तो स्कोप होगा ना इंप्रूवमेंट का, तो मैं भी चीजें सीखता रहता हूँ। इसलिए मैं अपनी चीजें थोपता नहीं हूँ कि लेट से मान लो मेरा स्टाइल रहता है मैं न्यूज से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि तुमको बता दिया मैं करंट अफेयर्स को कंटेक्स्ट के हिसाब से देखता हूँ, और मेरा फोकस रहता है कि न्यूज से स्टार्ट करो अगर न्यूज रिलेट हो रही है तो। अब इसका मतलब ये नहीं है मैं थोप दूंगा कि न्यूज से स्टार्ट करना है। उसी तरह लेट से मेरा एक स्टाइल रहता है कि मैं कभी भी इंसिडेंट को मेंशन करता हूँ तो इंसिडेंट में हमेशा ईयर और मंथ हमेशा मेंशन करता हूँ मैं। मतलब मैं कभी, ये मैंने ही है, मतलब कोई नहीं करता ये चीज, अकेला मैं ही हूँ, और मैंने ही लोगों को सिखाया भी है कि लोग ईयर, पहली बात तो ईयर ही नहीं लिखते लोग, अगर ईयर लिख रहे हैं तो मंथ नहीं लिखते। मैं ईयर भी लिखता हूँ और मंथ भी लिखता हूँ अगर इंसिडेंट मेंशन करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं एग्जामिनर को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं आज भी न्यूज़पेपर पढ़ता था, मैं पिछले साल भी पढ़ता था, मैं उससे पिछले साल भी पढ़ता था, और एक्चुअली मैं किसी भी साल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ इंटरव्यू के टाइम पे पढ़ता था। इट्स लाइक कि मेरे को आता, मैं एग्जामिनर को दिखा रहा हूँ मेरे को आता बहुत कुछ है, लेकिन आता पढ़ाई वढ़ाई करी नहीं है, बस मैं दिखाता हूँ उसको। और दिखाने का वही, उसके लिए प्लानिंग करी जाती है, उसके लिए 4 फेजेस लाने पड़ते हैं कि तुम पहले जल्दी जल्दी कलेक्ट करते हो मटेरियल, कलेक्ट करने के बाद फिर उसके ऊपर सोचते रहते हो अच्छा ये यहाँ यूज होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। फिर जब तुम आंसर लिख रहे हो, पता चला तुमने, लेट से मैं अभी आज ही गोल्ड रिंग वाला एग्जाम्पल पढ़ रहा था तमिलनाडु का, तो मैं सोचा था कि यार ये तो मतलब पूरा ये तो बांटने पे ही आ गया सब कुछ, ठीक है। अब गलती से भी क्वेश्चन आ गया ना वेलफेयर स्कीम्स पे, या कहीं पे भी इकोनॉमिक प्लानिंग का क्वेश्चन आ गया, कुछ भी आ गया, या फिर पॉलिटी में क्वेश्चन आ गया कि हाउ वी शुड प्लान आवर दिस कोलैबोरेशन बिटवीन प्राइवेट सेक्टर, एनजीओ एंड ऑल, तो मैं भाई उसको तो फेंकने वाला हूँ, मैं पक्का फेंकने वाला हूँ। और एक जगह नहीं फेंकूंगा, 10 क्वेश्चनों में फेंकूंगा उसको। अब वो मेरे पास पर्सपेक्टिव कैसे आया, क्योंकि तरीका ही ऐसा हो गया कि मैं कुछ भी देखता हूँ, मैं सबसे पहले ये सोचता हूँ ये यूज कहाँ होगा, यूज नहीं होगा तो मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ, मैं नोट ही नहीं करता उस एग्जाम्पल को या उस कंटेंट को, कुछ भी। आई गेस बहुत लंबा हो गया, बंद करते हैं। तुम लोग आई गेस समझ गए मुद्दे वाली बात क्या है कि इट इज एग्जाम ऑफ थिंकिंग, इट इज एग्जाम ऑफ ओरिजिनल थॉट। अगर तुम सोच लो स्पून फीडिंग से काम चल जाएगा, स्पून फीडिंग वाला एग्जाम अगर तुमको देना है तो एसएससी का एग्जाम दो जाके, या आई से कि कोई एक आधा स्टेट होगा जो स्पून फीडिंग पे चलता होगा। ये वाला एग्जाम तो स्पून फीडिंग में बिल्कुल नहीं चलने वाला। अगर तुम सोचते हो स्पून फीडिंग से एग्जाम निकल जाएगा, बिलीव मी नहीं निकलेगा। तुम कुछ नहीं करोगे, 2-3 साल पैसा फूकोगे किसी कहीं पे जाके, और उस पैसे को बर्बाद करोगे, कुछ नहीं होने वाला। दूसरी चीज, अगर तुमको कूदना है, अगर कूद ही रहे हो, एग्जाम दे ही रहे हो, तो फिर ऐसे मत दो कि टाइम पास कर लिया, है ना। दे रहे हो तो यार कम से कम थोड़ा रिस्पेक्टफुली एग्जाम को दो, कि रिस्पेक्टफुली मतलब मैं बोलता हूँ भाई कुछ रैंक वैंक, चलो ठीक है तुम आईएएस मान लो नहीं बन पा रहे हो उस अटेम्प्ट में, तो कुछ रैंक वैंक तो आए। अब तुम मान लो भाई प्रीलिम्स में ही लुढ़क जा रहे हो, क्या सेंस बनता है? अगर तुम मेंस में लुढ़क जा रहे हो तो क्या सेंस बनता है? कुछ तो हो, मतलब कुछ तो हाथ आए। दे रहे हो तो ढंग से तो दो, ये नहीं कि तुम इधर उधर फंस गए और तैयारी करते रहे फरवरी तक, और फिर बाद में पता चला कि इंटरव्यू के बाद निकल में गया फिर सब सब कुछ। वो प्रतिभा सेतु पे तो मिल ही जाता है यार, नौकरी वोकरी हाँ, बहुत सारे अपने जान पहचान में मिल ही गई है। आप प्रतिभा सेतु को नाम लिखवाना है तो भाई वो तो अब निखिल का भी लिखा है, मेरा भी लिखा है, उससे कुछ नहीं होता भाई। प्रतिभा सेतु को लिखवाने से कुछ नहीं होता, तो लिख रहे हो तो भाई ढंग से लिखो ना भाई नाम, कहीं कुछ तो हो। उसके लिए फिर प्लानिंग करनी पड़ती है। और तुम बिलीव मी, मतलब तुम टॉपर्स वॉपर्स, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं टॉपर्स, लेकिन
जो टॉपर्स बोलते हैं ना मैंने ये पढ़ा और यही पढ़ा इससे नंबर आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। मेरे को पता, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ये पढ़ा, भाई मेरे को क्या पता मैं कौन सी चीज यूज कर रहा हूँ लिखते हुए जो उस मटेरियल में नहीं थी। समझ रहे हो ना, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो वो मुझे खुद नहीं पता होता। जैसे निखिल खुद नहीं बता सकता इस साल उसका सिलेक्शन क्यों हो गया। भाई पिछले साल हमारे साथ तो पिछले साल भी हो जाना चाहिए था, है ना। और इस साल पर्सनली मैंने नहीं सोचा था इतनी अच्छी रैंक आएगी, इसने भी नहीं सोचा था। हमने सोचा ठीक है रैंक आ जाएगी 40-50 में रैंक आती है जनरल की, उतने में आ जाएगा, लेकिन भाई 12 ही रैंक आ जाएगी किसी ने नहीं सोचा था। तो हमें खुद नहीं पता होता क्या काम करता है क्या काम नहीं करता, है ना। तो मुद्दे की बात क्या है, अगर कर रहे हो तैयारी तो ढंग से करो, और ढंग से काम कैसे किया जाता है कि जो भी पढ़ रहे हो उसको एग्जाम में लिख के आओ। अगर एग्जाम में लिख के आना तो उसके लिए यू विल हैव टू प्लान योरसेल्फ। 4 फेज करने हैं, 5 फेज करने हैं, 6 फेज करने हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। मेरे हिसाब से 4 फेज तो बनते ही हैं, बिना 4 फेज के मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि कितने फेज उसको करने हैं। अगर इफ यू आर वेरी स्टड, ठीक है, तो 2 फेज में भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुमको फिर प्लान करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। मेरे हिसाब से रहता है कि भाई लगता है टाइम चीजें को। और देखो अब इसमें भी अब शायद कुछ प्रोग्राम है क्या, कुछ है क्या, 2-3 क्वेश्चंस है, तो 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। स्केलेटन की 2 मेंस जो है ना, ये केवल और केवल कंसल्टेशन ऑफ मेंस वाला जो 2 महीने का फेज है, मेंस मतलब तक का फर्स्ट फेज फेज है 2-2.5 महीने का, उसी के लिए है वो। अगर आपने पहले कभी कंसल्टेट नहीं किया है, आपको नहीं पता कि कैसे मेंस कंसल्टेट करना है, तो फिर दिस इज द ओनली सॉल्यूशन की जो आपको करवाता है। बाकी सब चीज पढ़ाते, ये तैयारी करवाता है, तो मैं गारंटी बता सकता हूँ। दूसरा चीज है कि एनएमएस जो है वो इसी का ही अकाउंटेबिलिटी, हैंड होल्डिंग, नर्चरिंग, पर्सनल रिफ्लेक्शन, ये सब वाला पार्ट है वो। शॉर्ट एनएमएस जो है ना शॉर्टर वर्जन ऑफ एनटीआर है। मतलब एनटीआर एनटीआर इज एनटीआर जो है वो चारों फेज में हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हम सब चीज करवाएंगे। तुम रिसोर्स बतवाओ, तुम आंसर पढ़वाओ, तुम बात करो, तुम कुछ भी। अब 2027 वालों के लिए क्या लेना चाहिए? एनटीआर तो पक्का लेना चाहिए, बाकी कुछ लो ना लो। एनटीआर क्योंकि ऐसा है कि एनटीआर और कोई, जैसे द थिंग्स विच गॉट अस रैंक, जैसे देयर इज सम गाय हु गॉट अस लाइक फॉरेस्ट में अभी जिनके रैंक सही है, उनको हम लोग जो एनटीआर करवाते थे उसी का फॉर्मल वर्जन है। जिन लोगों ने इंटरव्यूज दिया है, जिन लोगों के अभी एक्चुअल में मार्क्स बने हैं, उन लोगों के साथ हम जो चीज करवा, हमने किसी को भी ये नहीं कहा कि भाई ये स्केलेटन की, हाँ स्केलेटन कहा, तो skeleton स्केलेटन key is की the first phase of कंसल्टेशन skeleton key is the first phase of NTR। फर्स्ट फेज ऑफ एनटीआर, यस। सीधा हिसाब है कि वो मतलब जो मतलब अगर तुम एनटीआर लोगे तो मैं पहले वही यही ज्ञान देने वाला हूँ, भाई पहले जाके पढ़ाई करो। अब पढ़ाई तुम करो, खुद यस। पढ़ाई कर सकते हो, खुद पढ़ाई कर सकते हो तो वेल एंड गुड, मैं तुमको बता दूंगा पढ़ना कैसे होता है, सब करना होता है। लेकिन अगर तुमसे खुद पढ़ाई नहीं होती तो स्केलेटन की ले लो, ये बात है। बट स्केलेटन की इज जस्ट नथिंग बट अ फर्स्ट फेज ऑफ 4 फेजेस, वो सिंपल सी बात है। बस स्केलेटन की मैंने तुमको स्पून फीड कर दिया कि अच्छा ऐसे ही पढ़ाई करी जाती है ना। मैं अब तुम आओगे मैं तुमको बताऊंगा अच्छा ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। एक है कि मैंने तुमको रटवाई दिया कि लो रटो जाके इसको, रीजनलिज्म का ये क्वेश्चन आता है, ये कंटेंट लिखना, रटो इसको जाके। सर एनटीआर में इंक्लूडेड है? नहीं नहीं नहीं, अलग है वो। नहीं, एनटीआर तो एंटायरली डिफरेंट। एनटीआर इज इकोसिस्टम बेस्ड प्रोग्राम है भाई वो, जिसमें अकाउंटेबिलिटी, नर्व मैनेजमेंट, क्या पढ़ना है क्या करना है वो सब करवा रहा है। मतलब एनटीआर में टीचिंग नहीं है, एनटीआर में हैंड होल्डिंग है, हैंड होल्डिंग है, नर्चरिंग है। हाँ नर्चरिंग है वो। तुम पूछोगे क्या करना है क्या ऐसे करना है, वो सब उसका है। अच्छा, लेकिन ये अभी बिगिनर के लिए स्वराज, यू कैन ऑलवेज लाइक ड्रॉप अस अ मैसेज एट @nf_official, क्योंकि आई थिंक बिगिनर के तुम्हारा स्टेटस क्या है वो सब जानना बहुत जरूरी है। हाँ इसी वो फंडा यही है भाई कि वो हम पहले डायग्नोसिस करते हैं कि तुम्हारे क्या है। हाँ, अब वो कोई भी आता है, मैं तो पता नहीं एक कोई अभी पीछे आ गया था, उसने कैसे आ गया मुझे नहीं पता। नहीं नॉर्मली मैं एंट्री नहीं देता हूँ मैं पहले पूछता हूँ कौन हो क्या किया क्या नहीं किया, उसके बाद ही एंट्री देता हूँ मैं। हाँ भाई, जैसे कहते हैं कि भाई पूछते कि भाई अगर पढ़ाई करोगे तब भी पैसा देना, मत देना, वरना भाई कोई हाँ नहीं मतलब। तो भाई हमारा वो नहीं है तो फिर जाओ, हाँ पैसे से मतलब नहीं है। हाँ भाई, पैसे पैसा होते तो फिर मतलब पैसे पैसे का होते तो तो पाँच निकालता। पाँच 6,000 में पूरा मीन्स करवा रहे हैं यार। भाई ट्रेडिंग से निकाल लेता हूँ पैसा मैं ठीक है, तो क्या। पैसे का मतलब नहीं, पैसे से होता 3,000 का प्रीलिम्स का कोर्स नहीं निकालता मैं, ठीक है। यस सौम्या, दैट इज करेक्ट। मेंटरशिप इज अ वेरी वेरी, हाँ मतलब बहुत छोटा वर्ड है व्हाट एनटीआर इज। एनटीआर इज एक्चुअली नर्चरिंग। नर्चरिंग जो होती है वो पर्सनलाइज रहती है, नर्चरिंग सेल्फ बेस्ड रहती है, नर्चरिंग एम्पावरमेंट बेस्ड रहती है, नर्चरिंग स्पून फीडिंग नहीं रहती है। हाँ मेंटरशिप मतलब में क्या है कि मैं बस बता दूंगा भाई तुमको ऐसे करना है, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा भाई तुम्हारा ज्योग्राफी में दिक्कत है या फिर हिस्ट्री में दिक्कत है। नर्चरिंग इज अबाउट कि अच्छा तुमको ज्योग्राफी में ही दिक्कत है क्या, तो फिर एक काम करो, ये चीज करके देखो। अच्छा इसमें भी दिक्कत आ रही है, लेट मी हेल्प दैट आउट ऑन दिस फ्रंट इटसेल्फ। ऑप्शन में ये पार्ट में दिक्कत है क्या, अच्छा तो फिर इस वाले पार्ट को हम देखते हैं कि कैसे करते हैं।
अच्छा, आंसर लिखने में यहाँ पे दिक्कत है क्या? I have written twice, means twice, then means NTR would be yes for you. NTR means would be the best option. हाँ, अगर किसी ने पहले मेंस लिखा है फिर तो बेस्ट भाई है। तो फिर तो तुम मतलब हम तो पूरा ढूंढ खेल रहे थे पता भाई, है, पकड़ पूरा पकड़ खेल के ला पता है रहे हमको। हैं, ऐसा है। ठीक है, चलो अगर कुछ पर्सनल है तो फिर मैसेज कर देना। हाँ, अगर कुछ जनरल सा है तो बताओ, नहीं तो फिर करते हैं बंद। हम भी बोलने लगते हैं तो चुप नहीं होते, 2 घंटे हो गए। और है तो क्या भाई अब। एंड मेन रीजन वाई लाइक वी वांटेड टू हैव दिस आफ्टर रिजल्ट इटसेल्फ, पर फिर हम लोगों ने भी सोचा कि भाई देखो बात कैसा है ना कि हाँ, मतलब वही वो ताजा इमोशनल ताजा घाव इमोशन रहता है तो फिर थोड़ा सा उस ज्यादा टाइम पे दर्द होता है। उस टाइम पे अगर मैं तुमको ये कड़वी बातें बोलता ना तो तुम भाग जाते सुन के। और वैसे भी मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बोलता ही कड़वा ही हूँ। सुनना है सुनो, नहीं सुनना मत सुनो। लेकिन बात क्या है कि अगर उस टाइम पे करता तो तुमको ज्यादा बुरा लगता, अभी शायद तुमको उतना बुरा नहीं लग रहा होगा। सर एनटीआर स्वराज तुम्हारे ऑल्दो ऑप्शंस क्या है? स्वराज तुम्हारे ऑप्शंस क्या है फॉरेस्ट के लिए? तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है पहले ये चीज बताओ, शॉर्ट में बताओ। ऑप्शंस बताओ सबसे पहले तो जल्दी जल्दी, फिर बाकी सब बताएंगे। एग्रीकल्चर एंड बॉटनी है क्या तुम? एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो क्या? Oh, चलो फिर आई थिंक लाइक इफ दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट एंड इफ यू वांट टू क्लियर फॉरेस्ट देन आल्सो फॉर यू स्केलेटन की का तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि स्केलेटन की सिविल सर्विसेज बेस्ड, इट्स नॉट फॉरेस्ट बेस्ड। फॉरेस्ट में यू नीड टू ज्वाइन अनदर थिंग, अभी जीके के लिए आएगा वो, फॉरेस्ट के लिए यू कैन लुक आफ्टर दैट, पर अभी ज्वाइन मत करना हो, अभी जस्ट गो फॉर एनटीआर, विल लाइक नर्चर यू, आई विल बी देयर, no one will be there, हम दो ही हैं, हम तीसरा कोई बंदा लाते नहीं है। एंड विद दैट यू कैन एक्चुअली व्हाट यू कैन डू इज प्रीलिम्स के बाद में जो जीके वाला आएगा तुम उस पर कर लेना। आई हैव लाइक 3 बारी मैंने फॉरेस्ट का मिस लिखा, तीनों बारी मेरे जीके इंग्लिश पे एक बार 300 300 300 रहे, 299 एक बार 300। 299 रहे, एक बार 299 रहे। आई एम प्रोबेबली कंसिस्टेंटली हाई स्कोरर, मैं पायनियर हूं इस चीज का, तो वो अपन कर लेंगे। एंड मतलब दिस ईयर लाइक रिफ्लेक्शन आईएएस जो हम लोग एनएफयू का ही फॉरेस्ट डिवीजन है, वी गॉट लाइक क्लोज टू 20 रैंक्स दिस ईयर। तो फॉरेस्ट में तो भाई हमारा अपना कोई मतलब हाथ पकड़ने वाला ही नहीं है। देखो सौम्या इज सेइंग फॉर haven't written means want both nurturing, yes skeleton key and NTR both would be the good choice for you 2027 के लिए, yes। और अब कुछ पर्सनल है तो वो तो भाई पर आके हाँ विल डायग्नोस की क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हाँ, क्या चाहिए वो बहुत जरूरी है। अब देखो तभी तो मतलब नर्चरिंग इसीलिए कर रहे हैं। समवन लाइक सीएससी में छोड़ के फिर का कैसे प्रिपेयर। अरे वो आएगा ना, अभी निखिल का वो अरे चल रहा अभी है। एक फॉरेस्ट वाला ही एक वेबिनार रहेगा, वो अभी तुम उसमें देखना। अभी तुम्हें तो अभी कुछ नहीं करना, तुम्हें केवल और केवल ऑप्शनल्स पढ़ने, अभी और कुछ नहीं करना। ऑप्शनल के पीवाईक्यू निकालो, ऑप्शनल पढ़ो अभी सबसे पहले, तो पहले मतलब एटलीस्ट 2-3 महीने तो तुम्हें केवल तुम्हारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि तुम्हारे ऑप्शनल्स, क्योंकि एग्रीकल्चर और बॉटनी दोनों थोड़े से मुश्किल ऑप्शनल्स है। चलो ठीक है, रखते हैं फिर, है ना? कुछ रहेगा तो पर्सनल पूछ लेना आके। एंड स्वराज आई थिंक यू नीड टू चेक कि एग्रीकल्चर और बॉटनी दोनों साथ में ले भी सकते हैं क्या, वो भी एक बार देख लेना। हाँ, ओवरलैप का इशू रहता है ना उसमें। हाँ ठीक है, चलो। चलो फिर कुछ भी रहेगा तो वी, यस एलिजिबल है तो बहुत शानदार। फिर तो यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू अस @NFU_official, वहां पे मेरा पर्सनल आईडी भी मिल जाएगा, नमन का पर्सनल आईडी मिल जाएगा। कभी भी लाइक वी डू रिप्लाई, कभी कभार मतलब 1-2 घंटे भी लग सकते हैं, 6 घंटे भी लग सकते हैं, बट वी डू रिप्लाई, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। एंड अभी जो अभी लोग तक तो एनटीआर सबसे एनएमएस प्रॉम्प्ट में है रिस्पॉन्स। उनको तो पता ही है कि वी आर लाइक इंस्टेंटली अवेलेबल रहते हैं, मतलब कि एक एक सेकंड में लगता है कि पर रिप्लाई आता है। अभी तक तो सबसे प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स हमारा ही है शायद। सबसे लॉन्ग रिस्पॉन्स हमारा ही है। ठीक है, चलो रखते हैं। गुड नाइट। तो फिर ऑल द बेस्ट भाई, और पढ़ाई करो मतलब, और खुद पे बिलीव करो यार, मतलब कि भाई निकलेगा, सबका निकलेगा। और ट्रस्ट मी कि जब तक निकलता नहीं है तब तक पता नहीं चलता कि भाई ये हाँ अपना भाई, वो रहता है भाई, वैलिडेशन की बात होती है। हाँ, अभी निखिल का नहीं निकल रहा था तो हम सोचे थे यार क्या है ये, यूपी का दिया, यूपी का हम, अब निकल गया तो फिर अब लगता है कि हाँ यार, मतलब वैलिडेशन का इशू होता है और कुछ नहीं होता, है हाँ। ना? ऐसा नहीं होता यू आर नॉट कैपेबल, बस वैलिडेशन नहीं मिलता इसलिए हमें लगता है कि ऐसा गड़बड़ हो रहा है ना? ठीक है, चलो। गुड नाइट गाइस, ऑल द बेस्ट।